बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला को सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज की इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। प्रोग्राम में खबरें शामिल करेंगे, कुछ ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी, क्योंकि हम लोग आते जाते रहे तो सबसे बड़ा मसला मुझे ट्रैफिक का ही लगता है। ख़वातीन जब भी ड्राइव कर रही होती है तो इशू ये रहता है कि मैं जहाँ कहीं ट्रैफिक देखती हूँ मैं परेशान भी हो जाती हूँ कि मैं कहीं बीच में स्टक ना होकर रह जाऊँ। खैर, कुछ होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है आगे चल के डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हमारे मेहमान भी होंगे, सेगमेंट्स भी होंगे। आगाज़ करते हैं आज की अच्छी बात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, अल्लाह की राह में सदका निकालिए, गरीब गुरबा फ़ुकरा की इमदाद कीजिए। ये सदका नेकी है और ये सदका अल्लाह ताला की रज़ा और कुर्बत हासिल करने का एक ज़रिया है। ये सदका हमारी उम्र में इजाफ़े का सबब है और ये सदका हमें बुरी मौत से बचाता है। सदका ज़रूर दीजिए, छुपा के दीजिए, और सदका अगर ज़ाहिरी तौर पर देंगे तो ये बातिल हो जाएगा, ये दूसरे पर एहसान चढ़ा के दिया जाएगा तो कबूल नहीं किया जाएगा। सदका जिस शख्स को दिया जा रहा है उसकी बुनियादी ज़रूरत भी पूरी कर रहा हो। एक इंसान को खुराक की ज़रूरत है, आप उसे कपड़ा सदके में दे दें तो मुनासिब नहीं है। एक इंसान को दवाई की ज़रूरत है, आप उसे आटा दे रहे हैं, मुनासिब नहीं है। जिसे सदका दिया जा रहा है उसकी ज़रूरत को देखिए कि उसे किस शय की ज़रूरत है और जिस शय की उसे ज़रूरत हो सदके में वही उसे दे दीजिए। ये सदका हमारे माल की हिफाजत करता है, हमारी जान की हिफाजत करता है, और ये सदका अगर अदा करेंगे तो हमारा माल कम नहीं होगा। सदका आने वाली आजमाइशों को टालता है, और अगर हम सदका नहीं देंगे तो आजमाइशें, बीमारियां जब आती हैं तो ये फिर बहुत सारा माल लेकर चली जाती हैं। तो थोड़ा सा माल जो पहले ही से अल्लाह की राह में दे दिया गया हो, ये बहुत ज़्यादा माल जो परेशानियों की वजह से ख़र्च हो जाता है उसे ख़र्च होने से बचा लेता है। आइए सदका देने की इबादत को अपनाइए। बिलाशुबा हम सबको इस तरफ जाना चाहिए और अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों, परेशानियों और दुख तकलीफ़ से बचाए। ये थी आज की अच्छी बात। आज के दिन एक और अच्छी बात है, और वो अच्छी बात क्या है कि सिटी 42 का वक्त, सिटी 42 हमेशा की तरह अपनी रिवायत बरकरार रखी और आज माशाल्लाह माशाल्लाह 130 अफराद पर मुश्तमिल ये वक्त है जो कि उम्रा अदायगी के लिए गया है। मनाजिर आपके सामने हैं। आज सुबह यहाँ से ये तमाम लोग रवाना हुए हैं, जिसमें सिटी 42 फैमिली के तमाम अरकान शामिल हैं। हमारे साथ स्टूडियो में गजाफी भट्ट साहब मौजूद है। भट्ट साहब, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा की तरह सिटी 42 अपनी रिवायत बरकरार रखता है। देखें जी, बिल्कुल जी, और पिछले साल नहीं जा सके थे, कोविड था, कोविड की वजह से नहीं हमारा ये फैमिली टूर नहीं जा सका और अब गया है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अपने घर जो है वो सबको बुलावे, सब ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर अल्लाह पाक। सबसे बड़ी ख्वाहिश ही ज़िंदगी में मेरे ख्याल से यही होती है, और मुझे अपना टाइम भी याद आ जाता है जब हम गए थे तो वाकई ऐसे लग रहा था कि ये पल दुनिया के हसीन तरीन पल हैं और इस जैसा तो कोई वक्त ही नहीं गुजारा। कि वक्त वहाँ पे जाके मैं तो अभी अल्लाह पाक का बुलावा नहीं आया, इंशाल्लाह। तो यानी कि मेरी वालदा वहाँ पे गई, वो बताती हैं कि वहाँ पे जाके आने को दिल ही नहीं करता कि वापस आया जाए। बिल्कुल। और हमारे सिटी 42 की, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की ये रवायत है हमारे CEO की कि वो लोगों को, यहाँ के फैमिली मेम्बर्स को अल्लाह के घर लेकर जाते हैं। इससे बड़ा आप मुझे बताइए। मैं इतने सारे इदारों में काम करके आया हूँ, मैंने किसी इदारे में इस तरह नहीं देखा कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स, यानी कि ये मैं इसको कुलीग्स नहीं कहता, मैं फैमिली मेम्बर्स कहता हूँ, हम सारे फैमिली मेम्बर्स ही हैं, कि फैमिली मेम्बर्स को एक जगह इकट्ठा करके आप देखें ना, 130 लोगों को ले जाना बिलाशुबा बड़ा काम है सर। 1 2 3 4 5 6 लोग नहीं, 130 लोग। अब ये 130 लोग जो अल्लाह के घर गए, आप मुझे बताएं कितनी दुआएं करते होंगे। बिलाशुबा बड़ी सादत है जो हमारे न्यूज़ नेटवर्क को हर साल नसीब होती है। पिछले साल मैंने बताया कोविड था,
नहीं जा सके, मामला इस तरह के थे कि अल्लाह के घर हाजिरी नहीं हो सकी, इस साल हो गई है और इंशाल्लाह। अच्छा, हर डिपार्टमेंट से लोग हैं, मुझे इतनी खुशी हो रही है। सुहेल वड़ाइच साहब भी इस वक्त का हिस्सा है, सीनियर सहाफ़ी, और इसके अलावा हमारे सिटी न्यूज़ नेटवर्क से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट, प्रोग्रामिंग, न्यूज़, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, इसके साथ साथ हमारे जितने भी HR डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इवन कैमरामैन, सब लोगों को ड्राइवर्स देखिए किसी इदारे में नहीं होता है कि आप जो, हालांकि हमारा सबसे अहम जो शोबा होता है वो ड्राइवर्स का शोबा होता है कि इनके बगैर तो काम ही नहीं, यानी कि रिपोर्टर्स को, स्टाफ को किसी इवेंट के ऊपर ले जाना सबसे बड़ा काम इनका होता है कि आपको बर वक्त हम वहाँ से लेके, यानी कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के फैमिली मेंबर्स वहाँ से भी जाते हैं, मुझे बता दें अगर कोई ऐसा इदारा है। मैंने तो नहीं देखा, और मैं यकीन करें कि गया तो नहीं, लेकिन मुझे जिस तरह आप खुशी आपको महसूस हो रही, मेरी इससे ज़्यादा खुशी है कि ये लोग गए हैं, ये अल्लाह के घर जाके देखें, हमारे लिए भी दुआ करेंगे, अपने लिए तो करेंगे, पाकिस्तान के लिए करेंगे, इस नेटवर्क के लिए करेंगे, और हमारे लिए सबके लिए करेंगे। अल्लाह पाक पता नहीं किसकी दुआ कबूल कर ले, किसकी दुआएं जो हैं वो सुनी जाएं और जो ये नेकी है वो कबूल हो जाए। बिल्कुल, तो हम दुआ गो हैं कि हमारा ये वक्त खैर व आफियत के साथ उम्रा अदायगी के लिए पहुँचे, और सब लोगों से जो गेम से इल्तिजाई है कि अपनी दुआओं में प्लीज़ हम सबको भी याद रखें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को खुशहाली दे, हमारे सिटी न्यूज़ नेटवर्क की ये रिवायत इसी तरह से बरकरार रहे, यहाँ जितने मुलाजमीन काम करें सेहत तंदुरुस्ती के साथ, अपनी पूरी फैमिलियों के साथ खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें, और अल्लाह ताला सबकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए। ये थी जी आज की हमारी सबसे पहली टॉप स्टोरी, क्योंकि हमें खुशी इतनी हो रही थी, हमने कहा सबसे पहले ये चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। अब आ जाते हैं जी अपने प्रोग्राम की तरफ, पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जानते हैं आज के मौसम की सूरत हाल। गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ती जा रही है और समझ नहीं आ रही कि आगे होगा क्या। लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, शायद इस वजह से गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन एक्चुअली शहर में गर्मी बहुत बढ़ रही है। मायदा की तरफ चलते हैं। मायदा, वेदर अपडेट्स। शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर भर को जो हीट वेव ने अपनी लपेट में लिए रखा हुआ है, शहर में गर्मी की बात करें तो गर्मी इसी तरह से बरकरार रहेगी। सुबह के औकात में ही सूरज का पारा हाई है और 33 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा 44 तक जाने के अमकानात महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो बताए जा रहे हैं। हीट वेव ने अभी तो अपनी लपेट में लिए रखा हुआ है अपने शहर को, उसी के साथ आइंदा 4 दिनों में जो है ये इसी तरह से हीट वेव का जो जोर है वो बरकरार रहेगा और गर्मी की शिद्दत भी जो है वो 15 मई तक इसी तरह से बरकरार रहेगी। बात करें अगर बारिशों की तो आइंदा जो 24 घंटे हैं उसमें कोई अमकानात जाहिर नहीं किए गए महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की, और ना ही आइंदा हफ्ते में जो है वो बारिशों के अमकानात जाहिर किए गए हैं। माहिरीन की जानिब से हमारे शहरियों को एहतियाती तदाबीर जारी की गई हैं। सायादार जगह का इस्तेमाल करें और उसी के साथ साथ जो है मशरूबात का इस्तेमाल, सन ग्लासेस का और अम्ब्रेला का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इससे हमारे शहरियों ने बचना है, तो एहतियाती तदाबीर पर जो है वो अमल करना लाजमी है। जी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम आगे एक शो करेंगे हीट वेव के हवाले से भी, आपको बताएंगे क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं, कौन सी अशिया आपको जो हैं वो गर्मी की शिद्दत से महफूज रख सकती है। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जगह जगह पर वो जो चाटी की लस्सी लिखा लगा होता है और इसके साथ साथ शरबत डिफरेंट तरह के हैं, साफ़ पानी ना हो, बट सब आप एग्री करेंगे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल भी, उन लोगों की भी बट साहब रोज़ी रोटी लगी है, लेकिन उन लोगों से भी रिक्वेस्ट ये है कि साफ़ पानी का प्लीज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि मजबूरी में जो लोग रास्ते में बाइक पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, उन्होंने तो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करना है, तो ज़रूरत इस समर की है सफाई का ख्याल। बल्कि वो मैं आप ये देखें कि ये जो शरबत वाले बैठे होते हैं ये अमूमन उन्होंने एक ही वो बाल्टी रखी होती है, उसी के अंदर वो धोते हैं, उसी के अंदर से वो निकाल लेते हैं। जी, ऐसे ही है। तो लोगों को चाहिए ये इस गर्मी के मौसम में, अगर आप ये देखें कि ईद के फौरन बाद जो है पेट के अमराज, डायरिया के बहुत सारे पेशेंट थे, यानी कि हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो इस बीमारी के, तो इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना, आप ठंडा मशरूब ज़रूर इस्तेमाल करें भाई, अपने साथ एक गिलास रख लें, या कम से कम डिस्पोजेबल मौजूद है गिलास के अंदर आप ले लें,
ताकि आप बजाय इसके कि अपने उस प्यास को बुझाते बुझाते अस्पताल पहुंच जाए। हाँ ऐसे ही है, अब लोगों को ऑप्शन नहीं समझ आ रही होती ना, गर्मी इतनी ज़्यादा महसूस होती है कि जहाँ कहीं कुछ नज़र आया आप वहाँ पे खड़े होकर। सर इसका बेहतरीन हल है, फालसा अब सस्ता हो गया, ठीक है ना, हर घर के अंदर वो उसको जूस बनाने के लिए ब्लेंडर मौजूद है। आप वो एक 7 बोतल में डाल लें, पेप्सी की खाली बोतल में डाल लें, उसको बर्फ़ जमा के अपने साथ रख लें, सबसे बेहतरीन तरीका है। हाँ सबसे बेहतरीन। चलें जी, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस अगर घर में कर लें तो बेहतर है, लेकिन बाहर अगर कोई मशरूब पी रहे हैं तो सफाई वाली जगह का खास तौर पर ख्याल रखें, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। आज की खबरें क्या हैं, टॉप स्टोरीज। लाहौर में ट्विन टावर का मंसूबा, शेरपाव ब्रिज के तरफ अराजी की निशानदेही। ट्रैफिक जैम से निजात के लिए हमजा शहबाज शरीफ मुत्तहरिक, मैनेजमेंट प्लान 7 रोज में तलब। नौजवान नस्ल की रगों में जहर भरने का धंधा उरूज पर, शहर में 2000 से जायद मनशियात गिरोहों का इंकशाफ। और लिम्फ स्किन बीमारी ने लाहौर में पंजे काट दिए, जानवरों की हलाकतें बढ़ गई। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे खबरों की डिटेल्स की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। आज की खबर क्या है, शहर में ट्विन टावर मंसूबे पर काम शुरू हो गया है। ट्विन टावर की तामीर के लिए शेरपाव ब्रिज के तरफ 2 मोजाजात ने अराजी की निशानदेही मुकम्मल। LDA ने DC को मुंतकिली के लिए मरासला इरसाल कर दिया। जी भट्ट साहब, देखें ये मलेशिया के अंदर जो ट्विन टावर्स है उसकी तर्ज पर ये इन्होंने बनाना है। और ये जब ये हुकूमत जब लास्ट टाइम पिछली इमरान खान की हुकूमत से पहले बरसर इक़्तिदार तो उस वक्त भी ये मंसूबा डिस्कस हुआ था, लेकिन चूँकि हुकूमत चली गई फिर इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। अब दोबारा इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और इसके अंदर जो इब्तदाई तौर पर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक यानी कि कमर्शियल और उसके अंदर रिहायशी फ्लैट्स मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि फ़ायदा क्या होगा, रोज़गार के मौके लोगों को मिलेंगे, कुछ एडिशन इस तरह की होगी या नहीं? देखिए रोज़गार के मौके तो जब भी आप फाइनेंसिंग यहाँ पे होगी, स्ट्रक्चर नई बिल्डिंग्स का खड़ा होगा या नए फाइनेंसर यहाँ पे आके फाइनेंस करना चाहेंगे तो वो होगा। लेकिन अभी तो सूरत हाल आपके सामने है कि अभी तो लेने के देने पड़े हुए हैं। तो अभी तो ये उम्मीद रखना कि जी रोज़गार के मौके मिलेंगे, मेरा नहीं ख्याल। अभी तो देखे ना, अभी तो ये ख़तो किताबत शुरू हो रही है। अब अराजी उन्होंने डिफ़ाइन कर लिया, ख़त भी लिख दिया, अब अराजी कब मुंतकिल होगी, कब यहाँ पे काम स्टार्ट होगा। अभी तो पिछले जो मंसूबे हैं वो कैश एंड कैरी वाला कह रहा हूँ, जो एक इन्होंने बनाना था LDA का जो प्रोजेक्ट था, आप देखें अभी तक तो उसके ऊपर कोई काम नहीं हो सका। ये तो बड़ी दूर की बात लग रही है। ठीक है ज़रूर बनाएं, ऐसे मंसूबे बनने चाहिए, लेकिन उसके अंदर आप ये चीज़ भी ख्याल करें कि लोगों से जो आप ज़मीन एक्वायर करें उसका हक जो है उनको पूरे का पूरा, क्योंकि माजी में कुछ अच्छी रवायत नहीं है, ये रवायत अच्छी नहीं रही है। अभी जो गुज़िश्ता हुकूमत ने रिवर रावी प्रोजेक्ट वो जो बना रहे थे उसके इर्द गिर्द की जो अराजी थी उसके अंदर आप देखें कितना स्कैंडल सामने आ रहा है कि उनके जो करीबी अजीज़ जो दुबई भाग गए हैं तो उन्होंने कितनी अराजी खरीदी उसके ऊपर, और अराजी कितना खरीदी, धोस धांधली के साथ कम पैसे देके। अब अगर आपने ये ट्विन मंसूबा भी बनाना जिसमें कि आप कह रहे हैं कि जी इचरा की 19 कनाल और मौजा मियाँ मीर की 32 कनाल की अराजी जो है वो उन्होंने डिफाइन कर ली, भाई आप ज़मीन ज़रूर इनसे खरीदें, लेकिन हक तलफी किसी की ना करें ताकि आप बेहतरी की तरफ अगर जा रहे हैं तो उस बेहतरी में कम से कम किसी का नुकसान ना हो। ऑलरेडी लोग बहुत सारे परेशान हैं। अच्छा जी, अगली खबर मुझे अच्छी लग रही है, इसलिए मुझे कुछ जल्दी भी इस खबर की तरफ आने के लिए। बहुत बड़ा मसला है शहर का ट्रैफिक और इसके लिए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब मुतहरिक हुए हैं। कल उन्होंने मीटिंग की और 7 रोज़ में प्लान तलब किया है। बट साहब ये मैनेजमेंट मेरे ख्याल से इस वक्त शहर का बहुत बड़ा मसला है ट्रैफिक, और हमने देखा रोड स्ट्रक्चर में तब्दीली की गई, अंडरपासेस बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई, कुशादा किए गए रोड्स, मसला झूम का तू रहा।
कैसे हल हो सकता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि आप मैनेजमेंट प्लान ज़रूर बनाएं, लेकिन आप मैनेजमेंट प्लान बनाने से पहले जो है अपने जो लोग हैं उनकी कोई थोड़ी सी ट्रेनिंग तो कर लें। आप उनको चलानों के अंदर से निकाल के ट्रैफिक को कंट्रोल करने पे तो लगाएं। बट साहब एक और चीज़ है, मैं आपको एक बात बताऊं, जहां पर नकाइस, मैं सबसे पहले ना अपने आप को ठीक करने की हमें बात करनी चाहिए। मतलब मैंने लोगों का इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया देखा है। ईद के दिनों में चालान नहीं हो रहे, कहा गया कि ईद के 3 दिन चालान नहीं होंगे। मतलब लोगों ने वन वे की खिलाफ वर्जी इस तरह से। अब आमिर भाई एक वाकया सुना रहे, मैंने पकड़ के कहा वार्डन को, भाई इतनी संगीन वन वे की खिलाफ वर्जी हुई है, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसका अभी के अभी चालान करें। वो कह रहे हैं जी हमें अहकाम आती है कि ईद के 3 दिन चालान। अब लोगों के रवैये कौन दुरुस्त करेगा? मतलब इतने इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखें सिग्नल वायलेशन कर रहे हैं, सीट बेल्ट की वायलेशन कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान, मैं खुद 2-3 दफ़ा इस चीज़ से मुतासिर हुई हूँ, वन वे की खिलाफ वर्जी। बाइकर्स अल्लाह रहम करे जो बुरा हाल करते हैं। देखिए, मैं आपसे 100% क्या 200% मुत्तफिक हूँ, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम सारे काम छोड़ के, जो हमारा असल काम है, हम सारे काम छोड़ के सारी फोर्स को सिर्फ एक काम के ऊपर लगा दें कि वो रेवेन्यू इकट्ठा करें? क्या ये ज़रूरी है? किसने दुरुस्त करना है? देखिए, अगर कोई वॉयलेशन कर रहा है, आप उसका चलान करें। मैं कहता हूं कि उसको 100 की बजाय 200 चलान करें। आपने ये बात की, मैं आपको बताऊं, मेरा पिछले दिनों चलान हुआ, मेरी गलती थी, मैंने अपना चलान करवाया। ऑनेस्टली मुझे बाद में अफसोस भी हुआ। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अमूमन हैंड फ्री साथ रखता हूँ। बताने का मकसद क्या है कि देखे, हम किसी भी चीज़ से मुबर्रा नहीं है। मैं गाड़ी चला, मुझे पता था कि इस मोड़ के ऊपर जो है कोई ना कोई वो खड़ा होगा। ये ईद से एक दिन पहले की आपको बात बता रहा हूँ। मैंने ना मोबाइल जल्दी से रख दिया, उतनी देर में वार्डन ने मुझे देख लिया। उसने मुझे रोका, उसने कहा जी आप वॉयलेशन किया। मैंने कहा यार मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो इस तरह। उसने कहा जी चलान होगा। मैंने कहा ओके। इनको उन्होंने स्कैनर वो दिए हुए, उसने उसका वो स्कैन किया। वो गाड़ी तो मेरे नाम नहीं है, वो ऑफिस के नाम है। उसने स्कैन किया, मैंने उसके साथ कोई बहस नहीं की। भाई मैं गलती पे था, मैंने अपना चलान करवाया, मुझे वो पे करना है। असल इशू ये है कि आपने पूरी की पूरी फोर्स को जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट की बजाय चलान पर लगा दिया। आप जरूर लगाएं। यहाँ तो आप ये कर लें, देखिए 4 लोग खड़े होते हैं, आप किसी भी सिग्नल पे जाएं, मैं हर दफ़ा ये बात कहता हूँ, अभी आप मेरे साथ निकले किसी सिग्नल पे चले जाएं, 4 ट्रैफिक वार्डन खड़े होंगे और चारों में से कोई एक भी फंसी हुई ट्रैफिक को नहीं निकलवा रहा होगा। चारों का फोकस होगा, मोटरसाइकिल वाले ने किसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, किसने जो है उसकी नंबर प्लेट नहीं है, किसकी नंबर प्लेट टूटी हुई है, या उसकी नज़र होगी इसने सीट बेल्ट पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई। बस चारों के चारों सिग्नल के ऊपर खड़े होंगे, सिर्फ ये ताड़े होंगे, मुर्गा ताड़े होंगे। भाई आप जरूर चलान करें, मैं हमेशा कहता हूँ जरूर करें, लेकिन ट्रैफिक को ठीक किसने करना है? लेकिन बट साहब अब ये जो इजलास है और इसमें मुझे तमाम मुतल्लिका लोग नज़र आ रहे हैं, CCPO साहब भी हैं, कमिश्नर साहब भी हैं, मतलब तमाम ऑलमोस्ट जो हमारे शहर के बड़े हैं ऑलमोस्ट इसमें मौजूद है, DC साहब भी मौजूद हैं। फ़ायदा क्या होगा मीटिंग का? हमारे यहाँ तजावुज़ात एक बड़ा मसला ट्रैफिक के लिए, हमारे यहाँ रॉन्ग पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला ट्रैफिक के लिए। तो ये मेरे ख्याल से इन तमाम चीज़ों पर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके जामिया लाइन ऑफ एक्शन मुरतब किया जाए कमिश्नर लाहौर को ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से। मेरे ख्याल से ये सबको मुतहरिक होकर मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आप मुझे अभी कापी पेंसिल दें, मैं अभी आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। ये जितना मर्जी प्लान दे दें, इसके ऊपर जरा मैं कहूँगा कख बराबर भी जड़ा ना इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी। हमजा शहबाज शरीफ साहब CM आए हैं, बट साहब अच्छे की उम्मीद रख लें, थोड़ी सी सर अच्छे की उम्मीद मैंने रखी हुई है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब उसकी रीज़न भी सुन लें। क्या आपने जो सड़कों के साथ क्या कहते हैं उसको, जो फुटपाथ के ऊपर और फुटपाथ के साथ आपने क्या वहां से तजावुज़ात हटा दी है? बिल्कुल नहीं। आपने वहां पे इशू ये है, आबिद मार्केट वाली साइड पे 1-2 दफा मेरा चले जाना हुआ, अभी चले, मतलब पूरा रोड कवर किया हुआ है। अभी आपसे थोड़ी देर बाद जो है ना, आप छोड़े, वो मुजांग तो दूर है ना, हमारा दफ्तर कोट लखपत एरिया में ना, हम यहाँ से बाहर से निकल के ना ये PIA रोड तक चलते हैं। 10 बजे के बाद आप देखिएगा कि जो फुटपाथ और फुटपाथ के साथ जो लेन है वहाँ पे सारी गाड़ियों की पार्किंग होगी। आप रात को मेरे साथ चलें आफ्टर 6 o'clock, वहाँ पे खाने वाले स्टॉल्स लग जाएंगे। खाने वाले स्टॉल्स के साथ जो है वो जितनी गाड़ियाँ आएंगी वहाँ पे खड़ी होंगी। अच्छा, उससे चंद फासले के ऊपर 2 वार्डन्स खड़े होंगे गोल चक्कर के ऊपर, वापडा गोल चक्कर के ऊपर, वो यूं करके हाथ बांध के खड़े होंगे।
पीछे ट्रैफिक ब्लॉक होगी। आप जब तक ये तजावुज़ात, ये रॉन्ग पार्किंग नहीं ख़त्म करेंगे, मैं आपको बताऊं, आप जितनी मर्जी प्लानिंग करके ले आए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके ले आए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके ले आए, मिड टर्म प्लानिंग करके ले आए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा जब तक आप होने के बाद नहीं मेरे ख्याल से फिर इस तरफ फोकस करना चाहिए कि थोड़ा सा शहरियों को भी डिसिप्लिन करने के लिए, फिर चाहे आप चालान करें थोड़ा, लेकिन ये जो इश्यूज हैं सबसे पहले इनको हल सबसे बड़ा ये है, रॉन्ग पार्किंग और तजावुज़ात। किसी जगह पे आप चले जाएं, और इस माफिया के आगे व्हाट्सएप हमेशा ये घुटने टेक देते हैं। सर इनके अपने लोग मिले हुए हैं, तो फिर ये काम हो ही नहीं सकता। अपने लोग मिले हुए, आप मुझे बताएं, जब अपने लोग मिले होंगे, मैंने खुद देखा है वार्डन्स को जो है वो मोबाइल बैलेंस करवाते हुए, मैंने खुद देखा है। अच्छा चलान हो गया, मोबाइल बैलेंस करवा दे जी आपको। मुजांग चुंगी चले जाए, किसी चौक पे चले जाए, यहाँ पे ये 3 से 4 खड़े होंगे, ये रवैये चेंज करने की सर आपके अपने लोग, आप, मैंने इसलिए कहा जितनी मर्जी आप प्लानिंग कर ले, लेकिन जब तक आप अपने अंदर से काली भेड़ों को और ये तजावुज़ात और ये रॉन्ग पार्किंग नहीं खत्म करेंगे, आपके ट्रैफिक के मसले, चाहे आप रोड्स को सादा कर लें, चाहे अंडरपासेस बना लें, मसला झुमका तो रहेगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगली खबर डिस्कस करनी है और बहुत संगीन ये इशू है। शहर में मनशियात फरोश बुरी तरह पंजा गाड़ चुके हैं, नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। अपडेट आप तक पहुंचा दी है जी। इसके बाद की जो खबर है हम डिस्कस करने वाले हैं। नौजवान नस्ल की रगों में जहर भरने का धंधा अरूज पर है। शहर में 2000 से ज़ायद मनशियात गिरोहों का इंकशाफ हुआ है। ये तो हो रहा है, हर रोज़ हम अपडेट देते हैं आपको कि शहर में क्या हो रहा है। अब मुझे समझ ये नहीं आती कि इसका बट साहब जिम्मेदार हम किसको करार दें। देखिए जिम्मेदार हम किसी को भी करार नहीं दे सकते। हमारा इस वक्त जो नौजवान नस्ल है उसको जिस डगर के ऊपर डाल दिया गया ना, उसको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल है। बट सब शहर में इतने खुलेआम फ़रोख्त जो जारी है, इस फ़रोख्त को रोकना हमारी पुलिस नाकाम है, हमारी इंतज़ामिया नाकाम है। जो मनशियात फरोशों के अड्डे हैं सबकी फिंगर टिप्स पे हैं, 1000 दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं जो पॉइंट्स हैं नहर पे या फिर दाता दरबार के करीब या फिर चुबुर्जी चौक में, आप यहाँ जाकर देख सकते हैं लोग धड़ल्ले से काम करें। हमारी इंतज़ामिया क्यों नहीं इन अड्डों को ख़त्म कर रही, हमारी पुलिस क्यों यहाँ पर कोई फॉलो अप ऑपरेशन नहीं करती, क्यों इन लोगों को नहीं पकड़ती। ये काम तो फिर इन लोगों ने ही करना है ना। उसके बाद हम आएंगे नौजवान क्या कर रहे हैं। देखिए हम कैंसर का जो फोड़ा है ना, उसको हम जड़ से नहीं उखेड़ रहे, हम सिर्फ उसके ऊपर लेपा पोती कर रहे हैं। मैंने, आप यकीन करें, ये किनाल के ऊपर मैंने ऐसे खूबसूरत नौजवानों को देखा है, इतने हैंडसम किस्म के नौजवानों को, कड़ियल नौजवानों को, जो वहाँ पे वो टीके लगाने वाले और वो ब्लेड वाले बैठे हुए हैं, उनसे वो पूड़ी लेने के लिए। यकीन माने खौफ आता है और दिल दहल जाता है इस तरह के लोगों को और जिस दिन आपको जोश चढ़ता है, आप थोड़ा अरसे के लिए कोई थोड़ी सी इस तरह की मूवमेंट करते हैं, आप यकीन करें शहर में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 3-4 मर्डर कोर्ट हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। यानी कि जो हमारे सामने आ जाते हैं उनमें से अगर 3 हुए हैं ना, तो आप बिलीव करें कि उनमें से 2 का पता लगता है कि 2 जो मर्डर हुए हैं उसका जो मुलजिम है वो आइस का नशा करता है। आइस तो इस तरीके से बिक रही है कि जिस तरह वो हम बचपन के अंदर, या अभी भी आप कह लें कि बच्चे को हम 10 रुपये या 100 रुपये दें कि यार जाके स्टोर से आप कैंडी कूडीज़ ले लो। आइस तो इस तरीके कैंडीज़ के तौर पे मिल रही है स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर है। चले मेल कॉलेजेस की तो अलग बात है, फीमेल कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बिक रही है। किस तरीके से बिक रही है, इसका जो नेटवर्क है, देखिए मुझे तो नहीं पता नेटवर्क का, ये तो जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनको पता है ना। इसका मतलब है कि फिर हमारी एजेंसीज़ नाकाम हैं। अंदरूनी तौर पर जो हमें सबसे बड़ा इस वक्त ख़तरा लाहक हुआ है, जो ख़तरा हमारे सर के ऊपर चढ़ के बोल रहा है, वो है ये नशा। मुल्क को किसने हमारे संभाले? नौजवानों ने। और नौजवान अगर इस डगर पर चल पड़ेंगे कि आपको होश ही नहीं दुनिया की रहेगी, आप आगे ही नहीं बढ़ेंगे, आप काम ही नहीं कर सकेंगे, ज़हनी सलाहियतें मफलूज हो जाती हैं। एग्जैक्टली। और ज़हनी सलाहियतें आप ये देखें, फिर बाद वो घूम फिर के जो इनसी है ना, वो एक बड़े लीडर की तरफ चली जाती है जो इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, इस फ्रस्ट्रेशन को वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। नौजवान नस्ल के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, वो नशा तो वो कर रही है, एक नशा दूसरा उन्होंने लगा दिया बदतमीज़ी का। ये सारी चीज़ें जो है ये मिलके हमारी नौजवान नस्ल को इस वक्त उसने
जो तबाह बर्बाद कर दिया, मैं आपको बताऊं इसका सालों साल तक अजाला कोई नहीं है। आपका क्या ख्याल है? पुलिस वालों को नहीं पता कि दैट इज माई पॉइंट ना, कि आप पुलिस वाले क्या कर रहे हैं ये देखें, इंतजामिया क्या कर रही है, उसके बाद जो मुआशरे में बिगाड़ हो रहा है। अल्लाह ताला रहम करे। शाहीन साहब, मलिक साहब खबरें शेयर करते हैं कि फलां घर में गला घोंट के नशे के आदी अफराद, बीवी को मार दिया, बच्चों को मार दिया, घर का सामान बेच दिया, इसके लिए नशे के लिए पैसे ना मिले मार दिया। मतलब इस हद तक फिर आपके नौजवान चोरियों चकारियों पे लगे हैं अपनी नशे की लत। अभी ये कल का परसों का वाकया है कि एक भाई ने अपनी बहन का मर्डर कर दिया। 1.5 मरले का उसका घर था और वो आइस का नशा करता था और वो उस घर के ऊपर कब्जा, यानी कि 1.5 मरले का एक घर का एक कमरा था, तो उसको ऊपर कब्जा कर, उसके ऊपर नशे के पैसे नहीं थे, वो उसको बेचना चाह रहा था। तो आप मुझे बताएं, क्या पुलिस को नहीं पता, हमारी एजेंसीज को नहीं पता? लेकिन चूंकि हमारी पुलिस, हमारी एजेंसीज वो इससे बड़े कामों के अंदर मसरूफ़ है, उनको इससे क्या। हाँ, उस वक्त पता लगता है कि जब अपने घर का चिराग जो है वो इससे मुतासिर होता है, फिर हम जो है वो चीखे मारते हैं, यार ये हो गया, यूं हो गया, फलां हो गया। आप यकीन करें, मैं पुलिस वालों के साथ जब किसी पुलिस ऑफिसर के साथ या किसी निचले लेवल के साथ मिलता हूँ ना, वो इस चीज़ को इस तरीके से बात करते हैं कि उनके लिए जिस तरह कोई ये मसला ही कोई नहीं है। नशा करना कोई मसला ही कोई, वो आहो यार वो नशा करता है सी, और फलां को लोग पूड़ी लेंदा सी, और यार फलां को पूड़ी लेंदा सी, उन्हें फाड़दा क्यों नहीं? इतने जदीद तरीके भी देख के परेशान होगी ना। मतलब आप अमीरों के बच्चों को देखें, हाथ में जदीद किस्म की डिवाइसेस पकड़ी हैं, वो नशा ही, वो यानी कि वो मतलब क्या मुझे समझ नहीं आती, वो फ्लेवर पता नहीं, बिला वजह की स्टाइल स्टेटमेंट बना ली है ना लोगों ने सर। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के नाम के ऊपर, और मुझे उसका भूल गया, वो रंगीन कलर का उसके अंदर धुआं होता है, वो जनाब वो उसको पी रहे हैं। आप मुझे ये बता दें, ये अट्रैक्शन है बच्चों के लिए या नहीं? ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं या नहीं? आप स्कूलों में बच्चे फिर जब देखते हैं दूसरों को, फिर अट्रैक्शन बनती है? ये लाजमी बात है, बिल्कुल बनती है। जब वो देखता है कि एक बच्चा, एक नौजवान ये कर रहा है, हाँ, तो वो डेफिनेटली फैसिनेट करती हैं। अच्छा भाई, ये तो बड़ी कमाल की चीज लग रही है, क्यों ना मैं भी ट्राई करूं, और उसको फखर के साथ बयान किया जाता है। सर, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं, हुकूमत के लिए ये सबसे बड़ा, अगर महंगाई के बाद मैं कहूँगा अगर कोई चैलेंज है तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हुकूमत को इसके ऊपर आना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी नौजवान नस्ल को जिस तरफ लगा दिया गया है, आपका मुस्तकबिल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया। इन्हीं में से देखें ऑफिसर्स बनने हैं, इन्हीं में से जजेस बनने हैं, इन्हीं में से अच्छे जर्नलिस्ट, अच्छे कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनने हैं, इसी में से अच्छे सियासतदान बनने हैं। अगर आपने इन लोगों को इस नशे के ऊपर लगा दिया हुआ है तो आप मुझे बताएं फिर वो कहाँ पे जाएंगे? फिर एक साढ़ा लीडर है, उन्हें ऐसो वध नशे ते लाता है, बदतमीजी करो, उन भी गाल कढ़ो, उन भी गाल कढ़ो। तो सर ये ना करें, ना करें। पेरेंट्स से भी यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनको टाइम दें, उनके साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे, जितना प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड बनता जा रहा है, सभी लोग अपने मोबाइलों में बिजी हैं, कमरे से भी किसी को फ़ोन करके बुलाया जा रहा है, तो अटेंशन सबको चाहिए इस टाइम। काम ज़रूर करें, अपने ज़रूरी काम ज़रूर निपटाएं, लेकिन बच्चों को ज़रूर टाइम दें, उन पर नज़र भी रखें, उनकी हर। मैं आखिरी चीज़, सॉरी, मैं ना कल देख रहा था, एक बड़ी अच्छी तस्वीर किसी ने स्केच की कि जब लाइट जाती थी, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन हमें याद है, जब लाइट जाती थी तो हम घरों के अंदर लुकन छुपी खेलते थे, ठीक है, एक जगह इकट्ठे हो जाते थे। अब हम क्या करते हैं, अब यानी कि फैमिली मेंबर्स, अब हम फैमिली मेंबर्स जिनसे वो बैठते ही नहीं है। अगर कहे ना बच्चे को, यार आज बाबा आओ बैठे, यार बैठे कोई बात करें, स्कूल की बात बताएं, यार फलां की बात बताएं, वो कहेगा नहीं यार बाबा मैं मसरूफ हूँ। मोबाइल हमने बच्चों के हाथ में दे दिया, कंप्यूटर्स गैजेट उसके हाथ में, तो सर फिर बच्चे जो उनसे है वो बिगाड़ की तरफ जाएंगे और फिर सबसे अपनों से ही दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि फिर कोई वो रिश्तों में भी खूबसूरती नहीं रह जाती। खैर, अगली खबर मुझे ऐड करनी है और मुझे बड़ा डर लगता है इस तरह की खबर पढ़ते हुए। ये कोरोना के बाद, डेंगू के बाद कुछ नया, वो खुद भी लगा लेते हैं, उसके अंदर नींद की दवाई शामिल होगी। तो इनको जो है देखें, हमजा शहबाज से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है। मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं हुआ ना मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है। हमजा शहबाज से
लाहौरियों को, पंजाब के लोगों को बहुत सारी जो है उम्मीदें वाबस्ता है कि वो हर शोबे के अंदर नौजवान आदमी है, बिल्कुल नौजवान, मेरे हम उम्र हैं, सबसे बड़े मेरे भी हम उम्र हैं, तो उनसे उम्मीदें हमें वाबस्ता है कि यार वो इन चीज़ों को देखेंगे, इन चीज़ों को वो समझते हैं। अगर वो भी नाकाम हो गए और अगर उन्होंने भी इन महकमों को ना उठाया तो मैं आपको बताऊं फिर अल्लाह हिफ़ाज़त। आपने सही कहा, और बर वक्त अगर इस पर अमल ना हुआ, 100 जानवर हलाक हो चुके हैं और फैल रही है रोज़ाना की बुनियाद पर ये बीमारी, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमने अगली खबर की तरफ आना है। सरकारी इदारों को सोलर पर मुंतकिली का मंसूबा क्या है, ये ब्रेक पर आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद आपको कहेंगे। इंकशाफात जो हैं वो कुछ हो रहे हैं। दस्तावेजात मॉनिटरिंग टीम से छुपाई गई। महकमा तवानाई से रिकॉर्ड इस वक्त मांगा गया जब आमिर जान सेक्रेटरी थे। सरकारी इदारों की सोलर पर मुंतकिली के मंसूबे का रिकॉर्ड छुपाने का इंकशाफ हुआ है। क्या मामले भट्ट साहब? देखिए, बात यह कि आपने 36 करोड़ रुपया 30 लाख का उस वक्त तखमीना बनाया था इसका कि जी हम सरकारी इदारों को जो लेस्को से हम बिजली लेते हैं उसकी बजाय हम सोलर पे शिफ्ट कर देते हैं। अब उस दौरान जिन कंपनियों से लिया गया, आप यकीन करें कि उनके जितने भी सोलर पैनल थे, ये उस वक्त भी चीज़ आई लेकिन दबा दी गई कि सोलर पैनल जो सिस्टम थे वो नाकिस थे हैं। अब जब रिकॉर्ड यानी कि आप ये कि नवाजा गया, अपनों को नवाजा गया। अब उस वक्त जो मिनिस्टर थे, खैर से सेक्रेटरी तो ये आमिर जान साहब ही थे, और जो मिनिस्टर थे अख्तर साहब, उन्होंने बड़ी उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। मुझे याद है एक दो उनका मुझे भी इत्तफाक हुआ कि उन्होंने बड़ी उसके अंदर बढ़के मारी थी कि जनाब हम इस सिस्टम के ऊपर जा रहे हैं और जो लाइन लॉसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और बिजली की जो लोड है वो लोड मैनेजमेंट भी जो है वो कम हो जाएगा इदारों का सोलर पर जाने। कितने इदारे सोलर पर गए? आप स्कूलों को आपने कहा सोलर पे करेंगे, स्कूल सोलर पे नहीं गए, इदारे तो दूर की बात है। सर ये अभी तो पेंडोरा बक्स का जो है वो एक साइड उठी है, अभी तो ये पेंडोरा बक्स का पूरा ढक्कन खुलेगा तो आपको इसके अंदर से ऐसी ऐसी करप्शन की दास्तानें मिलेंगी कि आप हैरान हो जाएंगी। ये तो सिर्फ एक है। अभी कल मैं एक स्टोरी बना रहा था कि यानी कि क्या मैं आपको बताऊं, वो जो दुबई चले गए हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ से जो है वो किस किस मद के अंदर जो है कि वो पैसे कमाएं, कहाँ कहाँ से लिए, उसके अंदर ये कंपनीज भी शामिल हैं, ये सोलर सिस्टम वाली कंपनीज भी शामिल हैं। तो बुनियादी तौर पर जो करप्शन की गई है इदारों, अगर आपने करप्शन ना की होती और ये सोलर पैनल बेहतर होते जिनकी अप्रूवल दी गई तो आप ये डॉक्यूमेंट्स छुपाते ना, फिर आप डॉक्यूमेंट्स खुद देते कि भाईजान कड्डो एचओ करप्शन। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ना, आपने शहबाज शरीफ साहब को कितना आपने उनके सारे मंसूबों के ऊपर जोर लगा लिया, कितना लगाया आपने, 4.25 साल तक जो है उनके हर चीज के ऊपर जो है वो करप्शन के इल्जाम। फिर आपने असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होके खुद कहा कि नहीं उसके अंदर से करप्शन ही बरामद नहीं हुई, ना मेट्रो के अंदर से निकली, ना ऑरेंज के अंदर से निकली, ना वो पानी वाले मंसूबे के अंदर से निकली। ठीक है ना, अभी तो इनका पेंडोरा बक्स का एक साइड उठी, आगे आगे देखिए होता है क्या, यानी मजीद इंकशाफात देखते जाइएगा। चलें जी, अब हमने अगली खबर की तरफ आना था। अद्वियात, एक कमेंट चाहिए बस। 3 माह से बंद ब्लड कैंसर मरीजों का मेट्रो ट्रैक पर धरना, ये 3 महीने से बंद अद्वियात। बट सब गरीबों का कसूर बता दें मुझे, क्या है मामला, कैसे दुरुस्त होगा? इतनी सारी उम्मीदें से ये नई आने वाली हुकूमत से वाबस्ता कर लें कि ठीक हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास चंद सेकंड है। देखें, ये पिछली मरतबा भी यही ऐसा ही हुआ था कि ये कैंसर के मरीज बेचारे बाहर आ गए थे। बात यह कि अगर आपका हेल्थ मिनिस्टर, अभी तो इन्होंने अपॉइंट नहीं किया, अगर हेल्थ मिनिस्टर थोड़ी सी पेन ले ले तो क्या हर्ज है जो आप इनको अद्वियात देते थे आप इनको देते रहे। चलिए जी, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक या ख्वाजा इमरान नज़ीर, जो भी इस सीट पे आता है, ये मर्ज़ कितना बुरा है। मैं खुद इस वक्त से गुजर चुकी हूँ, मेरे वालिद साहब क्योंकि इससे मुतासर हुए थे। अल्लाह ताला रहम करे, सबको महफूज रखे। प्लीज़ कैंसर के मरीज़ों के लिए कुछ ज़रूर कीजिए। हमने ब्रेक लेनी है। बट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज का टॉपिक हमारा मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि हम अक्सर कुछ चीज़ें खुद से डिसाइड करके बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को एक स्पेसिफिक एज में जाके प्रॉब्लम हो जाती है। पता चलता है कि जी हाई हील्स बहुत ज़्यादा पहनने की आदत थी, तो जाके एंड पे पता चला कि उसकी वजह से नुकसान हुआ।
पाँव में मुसलसल दर्द या वेन में खिंचाव होने लग गया। आई डोंट नो कि ऐसा एक्चुअली होता भी है या मैं खुद से बातें कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना है कि क्योंकि उनको अपनी यंग एज में हाई हील्स पहनने की आदत थी, पर मैं उन लोगों को सलाम पेश करती हूँ। मैं पहनती हूँ शादी वगैरह के इवेंट्स पे, उसके बाद रूटीन में आप ये चीज़ें नहीं कैरी कर सकते हैं। कुछ लोग आदी होते हैं बहुत ज़्यादा हाई हील, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, वेजेस भी होते हैं, प्रॉपर बड़े सोल्स भी होते हैं। इसके अलावा मैंने ये सुना है फ्लैट शूज़ पहनने से भी हमारे पास खुस्सा की जैसे ऑप्शन होती है, कोल्हापुरी चप्पल होती है, जो बिल्कुल आपको ऐसे महसूस होता है कि आपका पाँव ज़मीन पर ही है। क्या ये वाले जूते पहनने से भी प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि इसको हम कंफर्टेबल शूज़ समझते हैं। फिर बहुत ज़्यादा सख्त मटेरियल वाला शूज़ पहनने से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ को नहीं होती है। खैर, नुकसान है हाई हील्स का, कितना नुकसान है आपको, और इसके साथ साथ जो मुसलसल लोग आदी होते हैं बड़े बड़े सोल पहनने के, उनको इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। शूज़ अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं तो किस तरह के होने चाहिए, आपके पाँव की बनावट को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं मुसलसल अगर आप एक ही तरह के शूज़ पहनने के आदी हैं। इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी, प्रोफेसर अशरफ निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया, आर्थोपेडिक हैं, और फिर हमारे साथ हमारी दूसरी मेहमान डॉक्टर तहमीना मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है। अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, टॉपिक आज का कैसा है? मैं आपको एक तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा, चूँकि ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत लाइट लेते हैं और समझते हैं ये कि तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होता है, चूँकि ऐसे ही चले आ रहा था। मतलब आपकी फूफो देख लें, आपकी खाला देख लें, चाची मामी ताई दादी, तो रूटीन के अंदर यही, या दादा अबू या वो देख लें। और फिर हमारे मुआशरे के अंदर जूते के भी जो देखे जाते हैं, दैट ऑल इज़ अ साइज़, कि जी साइज़ कौन सी 37, 38, 40, 45 जो भी हिसाब से साइज़ होते हैं। और इसका इम्पैक्ट जो होता है, मतलब मैं एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन आपसे अगर शेयर करूं तो इसके एक तो ये जूता जो है कि लोकल आपको एक पाँव की हद तक कोई ना कोई मसाइल पैदा करेगा। वो कहते हैं ना कि जुत्ती कसूरी ना चलदी तो टुरन दे विच, मतलब पंजाबी के ये बड़ी विजडम वाली बातें थी कि ऐसी खाम खा की वो। तो अगर तो नीचे पाँव के लिए कि टाइट जूता होगा, शू होगा, इट विल टेल यू कि ये तो जी मैं तंग हूँ और इंसान के साथ, और अल्टीमेटली आपकी नफ्सियात के ऊपर भी जूते का जाके असर होता है। ये बात लगती बड़ी मायूब सी और अजीब सी है, बट इट इज़ रियलिटी कि आपका जो मतलब पैरहन है, आपका पहनावा, आपके जूते बिलखसूस अगर वो टाइट होंगे तो उनका नफ्सियात पे भी जाके असर होगा। और नीचे अच्छा, अब ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। बिल्कुल मतलब मैं पसंद नापसंद की तो बात ही नहीं कर रहा, दो कि आई विल ट्राई टू स्पीक दोज वर्ड्स या वो बातें जो आपको पसंद हो। हाँ। लेकिन ये वो हकीकत की बात है। अब उसमें से एक तो ये है कि पाँव के साथ जो होगा वहीं पे उसके नुकसानात होंगे कि पाँव आपका टाइट होगा। अगर आपने ख़वातीन को देखा हो कि जो बड़ी हील पहनती हैं और आगे से बड़ी वो मतलब एक मॉड मना मत करिएगा डॉक्टर साहब, मैं खुद जब नहीं, तक मैं एक रियलिटी की कुछ हैवी कपड़े पहन लूं, मैं हील्स ना कैरी करूं, मुझे लगता है आज मैं नहीं, आप भले मतलब पहने, मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक ये कह रहा हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग जब ये लोग रूटीन के अंदर पहनते हैं अपने आप को करने की खातिर, तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक चीज़ तो आता है कि पाँव के अंदर जो शेप है वो डी शेप होना शुरू हो जाता है, उसके दर्द होती है। और फिर अंगूठा साइड अगर पाँव की देखें तो उनकी हड्डी ऐसे बाहर को आ जाती है। हाँ। इसको हम कहते हैं हालुक्स वाल्गुस, राइट। वो होता है कि एंगल वाला अंगूठा अंदर को चला गया और दरमियान में से ऐसा बाहर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम देन यू हैव टू गेट ऑपरेटेड फॉर इट, कि उसकी खातिर आपको ऑपरेशन वगैरह करवाने पड़ते हैं। नीचे जो सोल होता है, पाँव का जो सोल होता है, जिसको हम अगर मतलब हर आम के अंदर ही बात करें तो उसके अंदर जो खिंचाव है ये भी इसकी वजह से आ जाता है। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँ। आपको पता है कि मतलब मॉस्को के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा। ऑर्थोपेडिक्स के अंदर हमारे यहाँ एक पेशेंट के एग्जामिनेशन के लिए एक मतलब प्रिंसिपल है कि आप उसको बिल्कुल कपड़े मतलब उतार के या ऐसे करके एक प्रॉपरली उसको करना चाहिए। आई शेयर विद यू के मॉस्को के मेयर थे, बेचारा कमर दर्द के लिए दाएं बाएं हज़ारों वहाँ पे, एंड थिंक ऑफ दी मतलब एक स्टेटस उसके साथ जो था, उस स्टेटस में आके जब मैं इत्तेफाक से अपने प्रोफेसर के साथ उसको एग्जामिन कर रहा तो किसी को जरूरत नहीं थी कि उसको एग्जामिन करने के जूते भी उतरवाए। पता चला कि ही वाज अ फ्लैट फुट। अच्छा, सिंपल बिकॉज ऑफ फ्लैट फुट उसको सारी दर्दें उसकी कमर के साथ थी। एंड इट हैपन ट्रू फॉर मी कि मेरा एक दोस्त मतलब मैनचेस्टर के अंदर अच्छे बिजनेसमैन है, और इंग्लैंड आई डोंट से कि हम कोई सियाने हैं वैसे, लेकिन बिकॉज आई प्रैक्टिस उसके साथ देखा, उस बेचारे की ज़िंदगी का भी उसके साथ हल हो गया जब उसको हमने सिर्फ और सिर्फ जूते के लिए कहा कि एडुकेट।
दूसरी मैं आपसे बात शेयर करूं, जैसे आपने फरमाया कि जूते के साइज़ के लिए, जूते का साइज़ सिर्फ लेंथ के साथ ही नहीं होता। ठीक है। हमारे यहाँ नॉर्मली जूता देखा जाता है लेंथ है, विड्थ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप किसी अच्छी फर्म के साथ देखें, वो लोग जो कि जूतों को इम्पोर्टेंस देते हैं, कोई ना कोई सिग्निफिकेंस उसकी देखते हैं, उसके साथ होगा 37M 37JH, दैट स्पीक्स अबाउट द सर्कमफ्लेक्स, जो कि उसके पाँव की आपकी मोटाई उसके साथ होती है। तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जब भी आप जूता पहने तो उसके साथ, और अगर किसी का मतलब आपके नाजरीन के आपके तवज्जो से कि कमर में दर्द है, गर्दन के अंदर कोई दर्द है, शदीद दर्द रहते हैं, दवाइयाँ खा खा के अपना मैदा ख़राब कर लिया, काइंडली लुक एट योर फीट। अगर आप फ्लैट फीट हो और आपने सिर्फ और सिर्फ अपना जूता एक एडिक्वेट पहन लिया, और जूता एडिक्वेट क्या है कि आपका वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, बड़ी हील वाला नहीं होना चाहिए, आगे से घुटा हुआ नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल शू, जैसे कि मतलब बच्चियों की खातिर कॉलेज के अंदर जो यूनिफॉर्म की एक भले वक्तों में, मुझे नहीं पता आजकल वो रवाज रह गया कि नहीं रह गया, उसको मतलब पंपी कहा जाता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो वो जो एक है उसके पीछे जो हील होती है 1.5 इंच 2 इंच वाली, दैट इज़ द बेसिक आपके फुट स्ट्रक्चर की खातिर और आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को लिए। और जूते की सिग्निफिकेंस जो मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं, जरूर दोबारा मेंशन कर दें, क्योंकि हमने अपने सोशल मीडिया पे ये चंक्स देने होते हैं कि आपको शूज़ खरीदने के लिए क्या बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको अपने माइंड में रखनी। डॉक्टर साहब प्लीज़ एक दफ़ा उसके लिए अश्योर, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, एक तो आपके शू का साइज़ जो कि हमारा कन्वेंशनल होता है। शूज साइज के साथ आपके पाँव की जो विड्थ है ये हर एक की डिफरेंट है। बिल्कुल उस विड्थ के मुताबिक उसको कैलकुलेट करवाएं कि कितनी विड्थ का वो आता है, और फिर वो शूज जो हो आपके लिए कंफर्ट। जो ये कहा जाता है ना जी जूती खुल जाएगी, अमूमन जूती लेने जाते हैं अभी तो टाइट है लेकिन खुल जाएगी, अब पहनेंगी तो खुल जाएगी। इट इज नथिंग डूइंग, जो है चीज वो वैसी किस्म की आपके साथ है। और जूता खरीदते वक्त उसके अंदर ना तो उसको फ्लैट होना चाहिए, ना उसके साथ हील जो होनी चाहिए लंबी 1.5 इंच की, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ख़वातीन की खातिर बिलखसूस जैसे कॉलेज के अंदर पंपी होती है, उतनी सी हील जो है दैट इज़ एसेंशियल एंड नेसेसरी फॉर आ ह्यूमन बॉडी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके घुटनों के दर्द, आपके ये पीछे जो टांग के पट्टे हैं इनके साथ काफ मसल्स के अंदर ये दर्द, और कमर के अंदर जो है अमूमन यूथ के अंदर भी, यूथ आई मीन के 15 17 18 साल की बच्चियां जो हैं उनके अंदर भी ये देखने के साथ डॉक्टर साहब मैंने आपसे दो चीजें पूछनी है। फ्लैट फुट का जिक्र आपने किया, दूसरा मुसलसल हील्स पहनने वाले लोगों को क्या मसाइल हो सकते हैं वो भी आएंगे, लेकिन पहले मैं डॉक्टर तमीना से पूछ लेती हूँ। लोग आते हैं आपके पास कि मुसलसल पाँव में दर्द रहता है और टांगों में दर्द रहता है, क्या उसका रीज़न कुछ समझ आता है आपको? कि बिल्कुल इसी तरह है, काफ़ी पेशेंट्स इस तरह के रिपोर्ट होते हैं जो पाँव में दर्द के साथ और लिंक करते हैं, पाँव में दर्द हो रहा है, फिर काफ मसल्स में दर्द है और फिर बैक में दर्द है। मामलात डॉक्टर साहब ने जो मेंशन किए ये एक पूरा स्ट्रिंग है। आपकी स्पाइन, आपका हिप जॉइंट, फिर आपके नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, ये प्रॉपर एक कनेक्शन में है। अगर इनमें से एक जॉइंट भी प्रॉब्लम में होगा ना, एक जॉइंट भी प्रॉब्लमेटिक होगा तो तमाम जॉइंट्स पे उसकी समझ लें कि इफ़ेक्ट्स आएंगे। सही। सिमिलरली जब आप फुटवेयर करते हैं, बिकॉज आज का हमारा टॉपिक फुटवेयर से रिलेटेड है, हाई हील्स, सबसे ज़्यादा वेट आपके अंगूठे और पाँव के दरमियान जो ये जॉइंट बन रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय फुट और ये मेरा अंगूठा और पाँव, ये जॉइंट जब हाई हील्स हैं तो ये आपके फुट का पोस्चर होगा, सारा प्रेशर इस जॉइंट पे आएगा। ठीक है। उसे अकोमोडेट करने के लिए और अपनी बॉडी को पोस्चर को बैलेंस करने के लिए जो भी पेशेंट है वो ऐसे लॉर्डोटिक हो जाएगा, यानी अपनी स्पाइन को सीधा करेगा। आप जब हील्स वेयर करती हैं आपको भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि जब हम हील्स वेयर करते हैं तो हम अनयूजुअली इरेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल तो बिल्कुल। चलें एक फंक्शन में 4 to 5 आवर्स के लिए हमने वेयर की, उतार दी, रेस्ट किया, वो चीज़ ठीक हो गई। लेकिन एक पेशेंट मुसलसल उस रूटीन को फॉलो कर रहा है तो वो एक हैबिचुअल हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता। हमारी एक मेकअप आर्टिस्ट है, मैं सर आप यकीन माने मैं उनकी हिम्मत को दाद देती थी, मतलब खड़े होके मेकअप करने आपने मुसलसल कोई आधा पौना घंटा तो एक आपको मेकअप पे लग ही जाता। उसने मतलब इतना उसको शौक था हील्स, मुसलसल उसने हील्स ही पहनी। नहीं है ना, हमारी सोसाइटी में ये बहुत गलत ट्रेंड है कि जो छोटे कद के लोग हैं वो बेचारे बहुत कम्प्लेक्स में, हालांकि ऐसा नहीं है, ये अल्लाह पाक की तरफ से डिवीजन है। हम क्यों नहीं तस्लीम करते कि अल्लाह ने हमें ऐसा ही बनाया है, हम ऐसे ही खूबसूरत लगते हैं।
मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया, जो मेरे पास इस तरह के पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं जो हाई हील्स पहनते हैं, वो बहुत छोटे कद के होते हैं। ये बात नहीं है, ये मैं सबको कहना चाहूँगी, अल्लाह पाक की तकसीम को तस्लीम करें, तब आप खुश रहेंगे। आप क्यों कंपेयर करते हैं कि वो लंबा है मैं नहीं? आप अपने पेरेंट्स जैसे हैं, वो अपने पेरेंट्स जैसे हैं, आप डिफरेंट नस्लों से बिलोंग करते हैं। और हाई हील्स के जो हाई हाइट के जो लोग हैं वो फ्लैट फुट पहनते हैं। हालांकि राइस एट ऑल एंड नोरोना एट ऑल, ये 2 रिसर्चेज हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की। इन्होंने मेंशन किया है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो आपके बॉडी पोस्चर को कैसे अफेक्ट करते हैं, उसमें उन्होंने फुट वेयर का जिक्र किया है। और उन्होंने मेंशन किया है विद रेफरेंस टू मैनी स्टडीज़ के 1 इंच ऑफ हील, 1 इंच ऑफ सोल beneath your heel is very important. Like आप बहुत हाई भी ना जाएं और फ्लैट शू पे भी ना जाएं। दिस इज स्टैंडर्ड 1 इंचेस ने ज़रूर लेना ही लेना है। जब भी आप जूता अपने लिए ख़रीदते हैं, ये माइंड में रखें कि बिल्कुल खुस्सा भी नहीं, बिल्कुल फ्लैट भी नहीं और बहुत हाई भी नहीं। 1 to 1.5 तो ठीक है कि अगर आप डेली रूटीन में आपने पहना है, डॉक्टर साहब ने भी मेंशन किया। और अगर आप वो हील्स देखें, उसकी सोल जो पहले बच्चियों के स्कूल शूज़ में आती थी, वो 1 इंच, एग्जैक्टली 1 इंच की होती है। बिल्कुल। और अगर यही चीज़ें हम अपने डेली रूटीन में फॉलो करते रहें तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप पेशेंट्स को इन बीमारियों से बचा सकते हैं एज अ प्रिवेंटिव मेजर। ये आपका शो, जो लोग भी सुन रहे हैं वो अपने आप को एक ऐसे ट्रीटमेंट में दाखिल कर लेंगे जो बीमारी से पहले है, प्रिवेंटिव मेजर्स में वो चले जाएंगे, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर देंगे। शूज़ बेहतरीन, 1 इंचेस, हील हाई भी ना हो और फ्लैट फुट भी ना हो। ठीक है। इस तरह के पेशेंट्स को हम यही रेफर करते हैं कि आप अपना फुटवेयर ठीक करें। बाकी जिनको क्रोनिक चेंजेस ऑलरेडी आ चुकी होती हैं, फिर उनको तो जाहिर है हमने बैक का ट्रीटमेंट भी देना होता है, फिर उनकी नी पे चेंजेस आई होती हैं, उनका ट्रीटमेंट भी देना होता है, फिर वो एक सही जी। अच्छा जी, ये तो थोड़ा सा वो हो जाता ना कि हम उन लोगों को डिस्कस करें, सिर्फ खवातीन को क्यों, मर्द हजरात भी कुछ डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, मैं हाई हील्स के ये हाई बात कर रही थी, मर्दों के लिए भी ऐसे ही है। आपने मर्दों को भी देखा बड़ी हील के साथ या फ्लैट उसके साथ, इट इज इक्वली गुड फॉर बोथ, मतलब जेंडर्स, मतलब 3 जेंडर्स के लिए, मतलब बोथ जेंडर्स को 3 जेंडर्स। मुझे कुछ स्पोर्ट्समैन के हवालों से भी बात करनी है कि उनके शूज किस तरह के होने चाहिए, और क्योंकि हमारे अक्सर हम देखते हैं स्टूडेंट्स भी स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ब्रेक आयशा कह रही है, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फ्लैट फुट की आपने बात की, मतलब मैंने ये एज सच कभी इतनी टर्म सुनी नहीं। हमें क्या बच्चे की पैदाइश के वक्त ये चीज़ें चेक करानी चाहिए? आपने दुरुस्त कहा। देखें, एक तो आप जानती हैं कि मैं हमेशा इसको प्रोपोगेट करता हूँ कि ख़वातीन को, बिलखुसूस उस माँ को जिसने माँ बनना है, उसको अपनी डाइट के लिए, अपने हैबिट्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए उसको पता होना चाहिए कि वो इंसान है, कोई मशीन नहीं है। उस इंसान के नाते जब बच्चा मतलब है, उसके साथ हमल के साथ है खातून, तो उसकी अपनी डाइटी हैबिट्स, अपनी डाइट को बेहतर रखना चाहिए। एज़ फार एज़ के अब पाँव के साथ हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चों को देखने के लिए, तो बच्चों को हमारे यहाँ ये रिवाज है जी कि न्यूरोनोटोलॉजिस्ट जो है या पेडियाट्रिशियन जो है वो सिर्फ देखता है, जबकि अच्छे मुल्कों के अंदर, जहाँ से कम अज़ कम मैं तरबियत के साथ रहा हूँ, इट वाज एसेंशियल एग्जामिनेशन बाय एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। ऑर्थोपेडिक सर्जन बच्चे की कमर को देखेगा, बच्चे के कूलों को देखेगा। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे केसेस नहीं है कि जो पैदाइशी तौर पे कूले निकले होते हैं जोड़ जो हैं, लेकिन ये मतलब अरब कंट्रीज़ के अंदर और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इट इज़ वेरी मच फ्रीक्वेंट के वहाँ पर। हमारे यहाँ पे टेढ़े पाँव जो हैं वो, और बिलीव इन मी कि टेढ़े पाँव इतना निगलेक्ट होता है कि 5-7 दिन तो किसी को पता भी नहीं चलता कि बच्चे के पाँव भी टेढ़े हैं। वो गालबन कोई गौर ही नहीं करता, बच्चे की सिर्फ रंग सोना है, आँख सोनी है, माते गया है, प्योते गया है, इसी चक्कर में ही हम रहते हैं कि किसके ऊपर कैसे चला गया ये। तो ये जो है इट इज़ वेरी मच इसेंशियल कि बच्चे का जब पैदा हो तो उसके कूल्हे के जोड़ और उसके पाँव, एंड इट शुड बी सीन बाय एन ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरोनोटोलॉजिस्ट। आई एम श्योर कि वो दोस्त आप देखते होंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको देखेगा तो वो ज़्यादा अच्छे अंदाज से देखेगा, जो कि आइंदा उसको 25-30 साल के बाद ही होगा। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि फ्लैट फुट क्या आता है, ये कुदरत का एक निज़ाम है कि जैसे बिल्डिंग होती है, जिवें नींव बनी होती हैं, उसकी बुनियादें हैं, उसके अंदर आर्च होगा। अगर आप पुल देखें तो पुलों के अंदर वो पूरी स्लैब ऐसे नहीं होती, उसको ऐसे आर्च के अंदर रखा जाता है। तो ये नेचुरल आर्च जो होती है ये सारा वजन उठाती है।
सारा मतलब 50-100 kg का अगर कोई इंसान है तो उसका वज़न जो है उसके पाँव के साथ आएगा, टखनों के साथ। और जैसे मतलब मैम बता रही थी, कूले हैं, फिर नीज़ हैं, फिर एंकल है और उसके साथ शेयरिंग जाके आती है। तो ये बड़ा एक कुदरत ने अजीब हमारा एक निज़ाम बनाया साइंटिफिक के, जिसने सारे को उसके जाके उतारे। और अगर उसके अंदर ये कर्व नहीं होगा, अगर ये कर्व नहीं होगा, जब कर्व नहीं होता पाँव के अंदर ये नेचुरल, तो उसको वी कॉल इट एज अ फ्लैट फिट। वो के इट इज नॉट ऑफ दैट मच पैथोलॉजी, इंसान समझे कि मतलब इसके साथ जिंदा नहीं, लेकिन somebody can, ऐसे लोगों को होती मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज के पाँव के अंदर दर्द होता है और कमर के अंदर दर्द होता है। लेकिन ऐसा भी है कि मतलब वकार यूनस नहीं, जो पिंडी वाले हमारे क्या फास्ट बॉलर थे, हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, ही वॉज ऑल्सो फ्लैट फुट। मतलब फ्लैट फुट होना ये कि मतलब एंड इट इज़ नेचुरल, जेनेटिकली चीज़ें होती हैं, उसके साथ हो जाता है। लेकिन इसके लिए अगर क्लिनिकली कोई सिम्टम्स हो कि आपको दर्द होती है पाँव के साथ, आपके कमर के अंदर कोई दर्द होता है, एंड आई रिक्वेस्ट के आपके ताई आपके नाजरीन को कि पहले अपने पाँव को देखें, अगर नहीं है तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या डॉक्टर साहब जो उनके हैं उनको ज़रूर तस्करा करें कि जी हमारे पाँव के अंदर भी ये प्रॉब्लम है। मतलब मैं भी एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, तो इट हैपन्स कि हम लोग मतलब कमर का इलाज करते रहेंगे, बट वी नेवर गो एंड आस्क फॉर कि जी जूते उतारें ज़रा, हमने आपने सही कहा, बट इट हैपन्स। और मतलब मैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये बाकायदा जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि देयर हैव बीन सो मैनी पीपल बड़े बड़े नामों के साथ आके इलाज करते, जबकि पता चला कि वो सिर्फ फ्लैट फुट थे। तो उसके अंदर एक आपने जूते के अंदर रखने की चीज़ दे देनी है, सुपिनेटर जिसको कहा जाता है, वो आर्च उसकी मेंटेन कर लेता है, तो इंसान उसके साथ बेहतर हो जाता है। और जैसे हम आपके साथ पहले तस्करा कर रहे थे कि इसी को बेहतर करने की खातिर आपने हील जो है, वन शुड अवॉइड द फ्लैट जो जूते हम पहनते हैं, वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल। लेकिन फ्लैट मीन जो बने भी होते हैं, अगर आपने देखा तो पीछे उनकी एडी सी बनी होती है, मतलब फ्लैट है लेकिन वो पीछे से। जैसे स्पोर्ट्समैन के लिए यू शोड योर कंसर्न के स्पोर्ट्समैन के साथ कैसा होगा, तो ये जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं उनके पीछे से भी एक हील के एलिमेंट को बना होता है, पीछे से वो मोटे होते हैं, और प्लस जो कि एंकल के साथ अगर ऊपर तक हो और जूतों के साथ, और पाँव को उसको मजबूत करके उसको पकड़े हुए होना चाहिए। अगर वो पकड़े हुए है पाँव के साथ, पाँव मतलब अंदर लफ या ढीला नहीं करेगा, देन इट शुड बी फाइन, और वो बेहतर तरीके से उसके साथ चीज़ें सारी ठीक रहेंगी। इट इज़ फॉर अ स्पोर्ट्स। और फ्लैट फुट की खातिर यही कि अगर कोई फ्लैट फुट है, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, जेनेटिकल फिनोमिना। ये ऐसा नहीं है कि जी मैं नंगे पाँव चुके फिरता था, वो कहते हैं ना किसी का कद छोटा रह गया तो उन्हें क्या जी मैं चूँकि वेट लिफ्टिंग करता सी रहा था मेरा का, इट इज़ नथिंग डूइंग, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये कुदरत की तरफ से निज़ाम है कि मतलब जेनेटिकली हमारे साथ होता है। लेकिन फ्लैट फुट की खातिर ये नहीं है कि जो फ्लैट फुट है खुदा न खास्ता कि उसके दर्दें इसेंशियल उसको होंगी, बट ही हैज़ टू बी अवेयर ऑफ कि वो फ्लैट फुट है। तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ उसके पाँव के अंदर दर्द ही नहीं होगी, उसके घुटने में भी हो सकती है, उसकी कमर के अंदर भी दर्द आ सकती है। तो अपनी उस दर्द के लिए वो कमर के दर्द का इलाज नहीं होगा, उसके पाँव के लिए हो गया। वन हैज टू एड्रेस द फुट। सही हो गया। अच्छा जी, घर में ख़वातीन, अब हम जूतों की तो बात कर ही रहे हैं कि कितना जूते मैटर करते हैं आपके अगर पाँव में दर्द हो रही है या पाँव की शेप को बिगाड़ने में। बड़ा एक आम सी वो हम लोग खुद भी अक्सर, मेरे साथ भी होता है, ऑल्दो मैं थोड़ा काम कम करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद घर में जो ख़वातीन काम करती हैं वो बार बार ये शिकायत करती हैं पाँव में बहुत दर्द रहता है, पाँव में बहुत दर्द रहता है। हम कहते हैं आपको पेन किलर ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, इस चीज़ की हौसला शिकनी हम करते हैं। रूटीन में घर में काम करना, मुसलसल पाँव में जिनके दर्द रहता है, क्या करना चाहिए उनको? एक तो उनकी रूटीन में जो मुसलसल खड़ी रहती है, किचन में खड़े होकर जिन्होंने काम मुसलसल खड़ी रहती है, वो मुसलसल खड़ी ना रहे, ब्रेक ले लिया करें। जैसे किचन में काम कर रही हैं, खाना पका रही होंगी, साथ साथ कोशिश करेंगी बर्तन भी धुल जाएं, बोतलें भी भर जाएं, सब काम एक ही दफ़ा में हो जाए। ऐसे नहीं करना चाहिए, ब्रेक ले लेनी चाहिए, तो ताकि जो पाँव पे मुसलसल प्रेशर आ रहा है वो थोड़ा सा उसको ब्रेक मिल जाए और वो पेन की तरफ ना आ जाए। ठीक है। दूसरी बात ये है, डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि आप टिकोर की तरफ भी जाएं। डेली बेसिस पे आप गर्म पानी में थोड़ी देर पाँव रखें, ताकि एक तो ब्लड फ्लो बेहतर हो। ठीक है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो मुसलसल खड़े रहने की वजह से, ग्रेविटी के पुल की वजह से पाँव की तरफ इकट्ठे होना शुरू हुए, जो पेन का बाइस बनते हैं, वो फ्लो से वापस जाएं और सर्कुलेशन बेहतर होने से वो सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, मैं इसमें थोड़ा सा जी जरूर किचन के लिए खड़े होने के लिए जो कहा है ना कि इट इज़ बेटर कि आप या तो कोई स्टूल रख के उस पर बैठ के काम करें। ठीक है। कोई तुक नहीं है कि मतलब एक तो हीरो बनने का बड़ा शौक है ना हमारी माई बहनों घर में आप कुछ काम ऐसे, आप कपड़े धो रहे हैं, मैं बात ही करूं, मैं उन्हीं की बात करूं, उन्हीं घर वालों की जो कि हीरोइन मान है कि अच्छा खाना नहीं, पहले मियाँ साहब, फिर बेटा साहब,
फिर जो बच कुछ जाएगा वो खा के और कहना देखो मैं कितनी सेक्रीफाइसेस कर रही हूँ, ठीक है। ये जो एक शौक है कि आप मतलब ख़वातीन के लिए बिलखसूस जो कि वर्किंग ख़वातीन है घर के अंदर, बाकी तो ऐसी ख़वातीन है ना जिन्होंने सिर्फ सर्वेंट से कहना है कि तुमने नमक क्यों ज़्यादा डाल दिया, मिर्च कम, जैसे आप माशाल्लाह, लेकिन मैं उनके लिए कि जिन्होंने बेचारी काम करती हैं हमारी माएँ बहनें, दे शुड ट्राई टू सिट, एक स्टूल रखें अगर ऊपर है, अगर नीचे है तो एक ईंट या एक छोटी सी पीढ़ी जो लेके रखें और अपने पाँव जो है वो अनइवन रखें। सही। एक पाँव एक दफ़ा उसके ऊपर रख लिया, फिर दूसरा उसके, ताकि दोनों पाँव के ऊपर स्ट्रेच जो है वो पूरा वजन ना आता रहे। अगर ऐसा नहीं है तो करें, अगर पाँव ऐसा है तो इस पाँव को एक ऐसे टेढ़ी जो एड़ी हम उठा लेते हैं तो उस तरह से वो करते हैं। सो अनइवन करते रहेंगे, दे विल फील गुड। उसके साथ उनको सुकून आएगा, कमर के साथ भी सुकून आएगा और ये काफ मसल जो पीछे है इनको भी उनको सुकून महसूस होएगा कि हमारे साथ। और इंशाल्लाह जैसे आप कह रही हैं कि शाम के वक्त थकावट, एंड वेरी राइट इज मेंशन्ड बाय यू कि शाम के वक्त या रात के वक्त जब भी वक्त हो अपने आप के लिए भी ख़वातीन को वक्त निकालना चाहिए। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है आपको काम करते हुए नहीं ये चीज़ फील होती, जब आप काम करके बैठते हैं तब आपको पता चलता है शाम के वक्त में, जैसे उन्होंने वेरी राइटली कहा ना कि हमारा ब्लड फ्लो नीचे जाता है और आपने देखा कि हमारे पाँव सूज जाते हैं, नॉर्मल आदमी के पाँव सूजते हैं। उस फिनोमिना की खातिर अगर आप उसके अंदर कोई समुद्री नमक डाल लें तो मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, थकावट को भी वो दूर करता है। अगर ब्लड प्रेशर है तो फिर नहीं करना चाहिए। इफ़ ब्लड प्रेशर नहीं है और सेहतमंद आदमी है, खातून है, मर्द है, हूसोएवर इज़ अ पर्सन, मेरी जितनी बातें ये सिर्फ कोई ख़वातीन या उसके लिए नहीं, ये सबके लिए। उनके लिए अगर आप घुटने तक अपने पाँव के साथ मतलब एक तसले में या उसके अंदर पानी रख के करें और किसी मगे शगे से, किसी बच्चे से, के मुलाजिम से या खुद उसके साथ डालें और उसको 10 से 15 मिनट अगर ऐसी टुकोर कर लें, फिर साफ़ तौलिए के साथ खुश करें और पाँव को बिलखसूस पेट्रोलियम जेल के साथ या किसी मतलब ऐसे तेल के साथ और उनको नरम रखें। पाँव जो है, मैं आपसे एक मतलब इजाज़त हो तो एक शेयर करूँ कि इत्तेफाक से आई हैव बीन टॉट बाय अ प्रोफेसर जो कि पाँव के साथ से फुट एंड एंकल हमारी स्पेशलिटी होती है। तो जब मैं उस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा था तो वो खातून मेरी प्रोफेसर थी, तो वो आने वाली हर खातून को ये कहती थी कि अपने चेहरे से ज़्यादा अपने पाँव का ख्याल रखो। एक तो उनको नरम रहना चाहिए, उनकी मसाज अच्छे से होनी चाहिए, उसके साथ जो मतलब पेट्रोलियम जेल जैसे सॉफ्ट रखने की खातिर है। सो अगर मुझे कहें कि कोई मैसेज क्या देना चाहूँ तो आई विल सिंपली से कि अपने चेहरे से ज्यादा अपने पाँव का ख्याल रखें। मुझे भी लगता है कि लोगों की सफाई का ही पता चलता है हाथ पाँव देख के उनके कि किस कदर सफाई तो देखिए एक रिलेटिव टर्म है कि हम मतलब कुछ नहीं है माशाल्लाह। वो ब्यूटी बॉक्स पहले जहेज के अंदर जाते थे, अभी भी किसी खातून को देख लें तो पर्स के अंदर कुछ होना हो माशाल्लाह 2 छोटे छोटे टोटे से ज़रूर मिलेंगे जिनके साथ मतलब वो चीज़ें होती हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज़। या वैसे हम रूटीन के अंदर चलते हैं और आपकी जो अच्छाई है मैं समझता हूँ जिसके लिए आई एवर अप्रिशिएट आपके प्रोग्राम को और शौक से मैं आता हूँ, वो यही है कि आप उन इश्यूज़ को लेके उनको डिस्कस करती हैं जो कि हमें पता होता है लेकिन हम उनको कोई सिग्निफिकेंस उसको बताते नहीं हैं। तो एक अगर रिपीट भी कर देते हैं उन चीज़ों के साथ करके और अगर सुनने वालों आप में से किसी 2-4 का भला हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि हम जितने दोस्त भी यहाँ बैठे हैं हमने अपना बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अक्सर सुन रखी हैं, ख़वातीन को मना किया जाता है अगर सी सेक्शन हुआ है तो आपने हील्स नहीं पहननी है कम से कम तकरीबन 1 साल के लिए। बाज़ार अगर आपने बहुत शॉपिंग करने लंबे टाइम के लिए जाना है, जॉगर्स पहन लेंगे, शूज़ ऐसे कोई बंद पहन लेंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे, पाँव दर्द नहीं होंगी। ये कुछ चीज़ें हम नॉर्मल सुनते हैं रवैये सोसाइटी में, कभी किसी से कभी किसी से, इसमें कितनी सच्चाई है? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वो लोग जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, बेस्ट शूज़ उनके लिए कौन से हो सकते हैं? जिम जो लोग जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि हम अब बात ही इस पे कर रहे हैं तो ज़रूर ये चीज़ें भी ऐड करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। नॉर्मल चीज़ें जो कि अक्सर हम सुनते हैं लोगों से कि डॉक्टर ने मना किया है कि तकरीबन कोई 1 साल तक तो अगर आपका सी सेक्शन हुआ है या किसी भी किस्म का ऑपरेशन हुआ है आपने हील्स नहीं पहननी है। सेकेंडली, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि जो आपकी बॉडी शेप चेंज हो जाती है, वो जो उन लोगों की जो मुसलसल हील्स पहनते हैं तो उन लोगों की बॉडी शेप भी चेंज हो जाती है। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि टांगों का मोटा हो जाना, पतला हो जाना, ये अगर आप मुसलसल हील्स या जूते इस तरह के पहन रहे हैं, इस पर मैटर करता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो ये वैसे ही आपका स्ट्रक्चर ऐसा होता है और प्लस आपके ईटिंग हैबिट्स हैं
और प्लस आपका सोशल लाइफस्टाइल या कैसे और उसके मुताबिक हो। मोस्टली तो ये जेनेटिकली सारे फिनोमिनाज होते हैं और प्लस आपके मतलब मेटाबॉलिक सिस्टम के साथ अटैच्ड है कि कोई मोटा है, किसी की थाइज आपने देखे वो मोटी हो जाती, किसी के नीचे से जो टांगे हैं वहाँ पे मोटी, किसी के बाजू मोटे होते हैं। तो ये एक तो उस फिनोमिना के साथ है। मेरा नहीं ख्याल के हील्स के साथ ऐसे कोई टांगे मोटी या पतली हो सकती हैं, ऐसा गालिबन नहीं है। बाकी एज फार एज द सिजेरियन इज कंसर्न, सिजेरियन हो गया तो हम जब नॉर्मली कहते हैं कि भाई हील नहीं पहननी चाहिए, वो टू टॉक अबाउट आ सिजेरियन, तो वो तो कोई शख्स भी अगर पहनता है तो हील उसके लिए माने है, हील उसके लिए अच्छी नहीं है कतई तौर पे। एंड मोर ओवर कि अगर आपके मतलब एक इंसियन है, एक बड़ा इंसियन आया जो कि नॉर्मली 2 से 3 महीने के अंदर हील अप हो चुका होता है, और हम तो इनकरेज करते हैं कि जब भी ऑपरेशन करते हैं दूसरे तीसरे दिन हम कहते हैं कि आप वॉक करें, आप चलें, आपका मतलब मसल जो है वो ताकि बेहतर तरीके से हील हो, आप नॉर्मल लाइफ के साथ हैं। एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द सर्जरीज जो हम बड़ी से बड़ी सर्जरीज भी करते हैं। हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर जो नी शी चेंज करते हैं, हिप चेंज करते हैं, तो उसके अंदर पहले था कि हफ्ता 10 दिन हम लिटाए रखते थे कि ना करें, लेकिन नाउ मतलब मेरी अपनी ज़ाती प्रैक्टिस के अंदर कि जिसका हम नी चेंज करते हैं उसको वेरी राइटली सेकंड डे हम उसको खड़ा करते हैं कि आप चलें, हम मोटिवेट करते हैं कि आप चलें। हाँ, ये दुरुस्त है कि वो एक्शंस के जिसके साथ कोई टांगे खुलने का या कोई ख़राब होने का वो हम एहतियात की बात करते हैं, लेकिन एज़ फार एज एक्शंस और नॉर्मल लाइफ इज़ कंसर्न तो पोस्ट सर्जिकल हम लोग इनकरेज करते हैं। और अगर स्पेसिफिक आपके इसके लिए कि सिजेरियन के बाद, तो सिजेरियन के बाद भी मैं समझता हूँ कि कभी ऐसा नहीं सर्जन कहता कि आप लेटे रहें या चले ना, या ऐसे वी इनकरेज द वेरी सेकंड डे, मैक्सिमम द थर्ड डे, उसके साथ मतलब वो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी की तरफ नॉर्मली आए। बाकी हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो 10 दिन के लिए होता है एक वूंड की हीलिंग के लिए, लेकिन इनर हीलिंग के लिए और फॉर द सेफ साइड कि अगर आपके प्रेशर्स वहाँ पड़ जाएं तो उसके साथ हर्निया हो सकता है या ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस का एलिमेंट हो सकता है, उसके लिए हम लोग 3 से 4-6 महीने तक कहते हैं कि उसके लिए एहतियात करनी चाहिए। लेकिन ये कि 1 साल के लिए ऐसा नहीं करना, ये सच्ची बात है कि मैंने पहली दफ़ा सुना है कि 1 साल के लिए वो डॉक्टर साहब वैसे ही चाहते हो ताकि इनकी आदत छुड़वा दी जाए हील पहनने के लिए, तो कह देते होंगे कि 1 साल तक ऐसा करो, और पर्सन जो कि 1 साल नहीं करेगा तो जाहिर है फिर आदत ही नहीं रहेगी, तो एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बंदा वापस आ जाएगा। तो अगर ये कंसर्न है तो मैं मैसेज दूंगा जी, साल नहीं 1.5 साल तक नहीं पहनना चाहिए ताकि आप अच्छा तमीना, मैं आपसे पूछना चाहूंगी स्पेसिफिकली, कुछ लोग मेंशन करते हैं एडी में पेन रहता है, वो कोलेस्ट्रॉल की भी रीजन हो सकती है, यूरिक एसिड की भी रीजन हो सकती है, इसके अलावा आपके पास बोन स्पर्स आ जाते हैं, उनकी भी रीज़न हो सकती है। ये मल्टीफैक्टोरियल पेन है जिसकी बहुत से फैक्टर्स हैं और डिफरेंट पेशेंट्स में हमें डिफरेंट रीजंस मिलती हैं, डिफरेंट फैक्टर्स मिलते हैं जो उस चीज़ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। आप डिपेंड ये करते हैं कि पेशेंट आपके पास किस कंप्लेन के साथ, अगर ये हील कंप्लेन के साथ आया है तो फिर आप प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। और ये मैंने आपको बताया मल्टीफैक्टोरियल है, तो किसी पेशेंट का फैक्टर ये निकलता है कि वो बहुत देर खड़ी रहती हैं, इस वजह से पेन हो गई, किसी पेशेंट का फुटवेयर बेहतर नहीं होता, किसी पेशेंट को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। सही। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। और सेकंड, सी सेक्शन से रिगार्डिंग एक चीज़ मैं मेंशन करूँगी, कि मुझसे किसी ने मेंशन की थी कि वाकई में डॉक्टर मना करते हैं कि आप हील्स ना पहने, क्योंकि आपका हील से पोस्चर, मैंने आपको मेंशन किया, ऐसा हो जाता है कि इरेक्ट, जब इरेक्ट पोस्चर होता है आपके एब्डोमिनल्स जो हैं वो पहले ही कट लग के, जाहिर है सी सेक्शन हुआ है, मसल सब कट हुए हैं, फेशियास कट हुए हैं, उसके बाद आपकी यूट्रस पे कट लगे, वो एक स्ट्रेच आता है। जब वो स्ट्रेच आता है ना, मुसलसल स्ट्रेच की वजह से मसल्स वही हैबिट यूज टू कर लेते हैं और दोबारा अपनी शेप में आना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर्स इसलिए हील से मना करते हैं कि आप कुछ अर्सा ना पहने ताकि मसल्स ओवर स्ट्रेच ना हो, और वो अगर यूज टू हो जाएंगे फिर आप को अगर एक एक्सरसाइज में 3 मंथ्स में दोबारा अपनी पोजीशन में लाना था ना, आपको वो तकरीबन 1 से 1.5 साल लग जाएगा उन मसल्स को दोबारा अपनी जगह पे लाने के लिए। तो ये वजह होगी। और दूसरा ये कि ऑलरेडी आपकी स्पाइन में लोकल जब आपको एनेस्थीसिया दी जाता है तो आपकी स्पाइन में इंजेक्ट करते हैं। जब आपकी स्पाइन ओवर कर्वेचर में जाएगी तो उस पॉइंट पे भी प्रेशर आएगा, तो पेशेंट को बैक में ज़्यादा पेन होगा, इसलिए भी मना करते हैं। ये 2-3 रीजंस हैं जिसकी वजह से डॉक्टर एज ए प्रिवेंटिव मेजर पेशेंट को मना कर दिया था कि कल को वही पेशेंट कंप्लेन के साथ दोबारा ना आए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बता दें कि अगर आप ख़वातीन जो कि बाज़ारों में ज़्यादा घूमती फिरती हैं शॉपिंग के लिए, ओपन जूती पहना हो तो ये रीज़न हो सकती है पाँव में ज़्यादा दर्द होगा, जॉगर्स पहन ले या बंद शूज़ पहन ले तो, या फिर वो लोग जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, क्या प्रेफर करना चाहिए शूज़ लेते हुए, किस चीज़ का ख्याल करना? एक तो आपने ये कहा ना वो ख़वातीन के जो बाज़ारों में बहुत ज़्यादा फिरती हैं, तो जाहिर है मतलब ये तो पक्की सी बात है, अगर ज़्यादा फिरोगे तो फिर दर्द तो होगी। फिर इट इज़ नॉट ओनली फुट, बाकी भी जिस्म के अंदर वो दर्द होंगे। एक तो ये आपकी तरफ से ही मैसेज है, मेरी तरफ से तो नहीं इंडीड,
कि ज़्यादा बाज़ारों में फिरना नहीं चाहिए, नहीं फिरना चाहिए, राइट। और बाकी ये है कि ओवर एक्सर्शन की वजह से ये हो जाता है। और शू चूँकि आप या तो बिल्कुल खुले पहने हों, मतलब चप्पल ही ऐसी आजकल, और अब बच्चियों के आपने देखा है नॉर्मली कि अब बड़ा एक मतलब फैशन सा ये आ गया, पता नहीं किसने ये फैशन निकाल दिया है कि बिल्कुल फ्लैट हैं और वो चप्पल हैं स्लीपर से खड़ाच खड़ाच करती, मतलब वो चल रही हैं और समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा सा हो गया। आई फील कि जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो शॉपिंग के लिए एडिक्वेट कंफर्टेबल शूज़, आई यूज़ द वर्ड कंफर्टेबल, वो शूज़ जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हो और आपको चलने के अंदर सुकून देता हो, आपको जूता ना उठाना पड़े बल्कि जूता आपको उठा के आगे लेके जाता है, तो वो उसके साथ, जी श्योर, तो वो अगर उसके साथ होगा तो यकीनी तौर पे वो चीज़ें जो वो ठीक होंगी। और उसका फ़ायदा क्या है कि आपके जो काफ मसल, पीछे वाले जो मसल्स हैं, इनके ऊपर पेन या स्ट्रेन वो महसूस नहीं होगी जिसका आप तस्करा कर रही हैं रिपीटेडली। और नीचे पाँव के लिए जैसे आपने कहा कि वहाँ पे मतलब फिर बीमारियाँ, बेट इज़ नॉट ओनली अबाउट शूज़, कि सिर्फ जो पाँव के दर्द हैं ये जूते की वजह से नहीं, बीमारियाँ भी होती हैं जिस वजह से ये हो जाते हैं। सो दैट इज़ एंटायरली अ डिफरेंट स्टोरी। मॉर्निंग वॉक के लिए कैसे शूज़ पहनना? मॉर्निंग वॉक के लिए मैं समझता हूँ कि एडिक्वेट एक कंफर्टेबल शू, अगर जॉगर्स आप पहनते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपके साथ कोई फ्लैट फिट का मसला है या कोई ऐसी कोई चीज़ें हैं तो मीडियल आर्च वाली चीज़ें मिलती हैं, ऐसे जॉगर्स पहले बनते थे, आजकल भी हैं, जो कि मीडियली भी वो जाके वहाँ पे पाँव को सपोर्ट करते हैं। अगर वो नहीं है तो मीडियल आर्च एक मिलती है बाकायदा तौर पे, मतलब बाज़ारों के अंदर से मिल जाती है, जो शू वाले स्टोर्स हैं, वो लेके अगर पहनेंगे तो आपको कंफर्ट आपका बेहतर होगा, कंफर्ट बेहतर होगा और मॉर्निंग वॉक कीजिएगा। अच्छा जी, एक और चीज़ डॉक्टर साहब, बड़े डिफरेंट शेप्स में शूज़ जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर हम कोर्ट शूज़ हील्स में देखें, अभी इस टाइम जो मैंने शूज़ पहने उसकी भी एक स्पेसिफिक आगे से नौकीली सी शेप है। मुसलसल अगर आप इस तरह के बंद शूज़ पहन के रख रहे हैं कि आपके शूज़ का आगे से शेप इस तरह की है कि पाँव बिल्कुल बंद रहेगा, तो अब आयशा कह रही हैं कि मेरे शूज़ दिखा भी दें, क्योंकि मोस्टली लोग इस तरह के शूज़ पहन लेते हैं। हमारे यहाँ जितनी कोर्ट शूज़ पम्प्स वगैरह हैं वो आगे से मुसलसल मुंह छोटा होता, पाँव बंद रहता है, क्या उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है? अब आयशा ने मेरे शूज़ भी दिखाई दिए। अब देखें, आयशा को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक मैं कह दूं, वैसे तो कहते हैं ना मुंह छोटा बात बड़ी, ये नहीं होना चाहिए। और जूतों के लिए बिल्कुल ऐसा ही है कि जूतों के लिए आगे से जो बंद करके वाले हैं, और जैसा मैंने शुरू में भी आपसे इवन मेल जेंट्स शूज़ में भी ऐसे डिफरेंट शेप हैं। बिलखुसूस खवातीन के लिए ज़्यादा होते हैं, जेंट्स के इतने मतलब वो नहीं टाइट होते, खवातीन के लिए चूँकि एक हील होती है और बड़ी हील यूज़ करती हैं, और आगे से जैसे आपने पहने, और आप देखेंगी कि ऐसी खवातीन के, आई डोंट मेंशन यू, कि मैं कहूँ कि ज़रा जूता उतार के पाँव भी दिखाएं तो उसमें अंगूठा देखें कैसे किधर जा रहा है और उसकी टेंडेंसी क्या है, तो उनमें आप देखेंगे कि उनका अंगूठा जो है वो अंदर को ऐसे वाला हिस्सा होगा और यहाँ से हड्डी बढ़ जाएगी, एंड टाइम कम्स कि वो जो हड्डी होती है फिर दर्द करती है, डॉक्टर साहब मैं तो जुत्ती नहीं पा सकती, अच्छा। हड्डी मेरे निकल गई तो मैं जुत्ती नहीं पा, एंड दैट इज जिसका मैंने नाम दिया था, वी कॉल इट एज अ डिजीज। मार्केट में शूज इस तरह के ना, आपको नहीं, ऐसा नहीं है, मार्केट में हर तरह के शूज हैं, ऐसी बात नहीं है। मार्केट में हर तरह के शूज़ अवेलेबल हैं, और देखिए हर चीज़ उसके लिए नहीं है जिसके लिए, अगर मतलब मुझे अल्लाह ताला ने बालों से मतलब जो मेरे थे नाखल्फ किस्म के बाल साथ छोड़ गए हैं, आई शुड नॉट नाउ स्क्रैच इट आउट कि उनको मैं वापस लेके आऊँ कि जो वो है उनको लगाया जाइए, मतलब इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। उसके साथ हर पाँव के साथ हर बंदे के लिए एक डिफरेंट शूज़ और डिफरेंट जूता जिसके साथ उसका कंफर्ट जोन होगा। एक जैसा मैंने अर्ज़ किया कि अगर आप रूटीन के अंदर ये चीज़ समझ लें कि पहले कि आपने 24 घंटों में से 18 घंटे यही जूते पहने हैं, और यही समझना है कि वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपके साथ जो मतलब वो कैट वॉक होती है उसके लिए ज़रूरी है कि ये देखे जाएँ जूते, तो मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त कतई तौर पर नहीं है। मैं ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि ये जो आगे से पंपीज जो कि तंग होती हैं, फिर वो हड्डी जो बाहर बढ़ती है अंगूठे के साथ आके, दैट टर्न्स अप टू बी अ पेनफुल, वो पेनफुल होता है। पेनफुल होने के साथ फिर आपको नॉर्मल जूते पहनने भी मुश्किल हो जाते हैं। नॉर्मल जूते पहनने के बाद फिर अल्टीमेटली दैट एंड अप विद द सर्जिकल प्रोसीजर, उसके लिए फिर ऑपरेशन जो है वो करने पड़ते हैं। फिर ये जो टोटके हम बता रहे हैं ना, ये पानी की टकोरें करने, समुद्री नमक डालने, ये फिर काम शाम नहीं करेगा। देन दैट हैज़ टू बी अ सीरियस इशू एंड दैट इज द सर्जरी ऑपरेशन। और ऑपरेशन से भी ये नहीं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये मैं एक और बता दूं कि ये समझा जाता है ना कि पैसे वाले लोग हैं, चलो जी फिर ऑपरेशन करवा लें, मोटे हो की होगा, चर्बी कटा लेंगे, इट इज नॉट द इशू। वो जो है फिर उसके साथ ऐसे, तो फॉर गॉड सेक कि अपने आप को उस हद तक ना लेके आए कि जहाँ पे आपके हड्डियाँ जो वो डिफॉर्म होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे आयशा मुझे बार बार वाइंड अप करने का कह रही है, खुदा ना खास्ता अक्सर ऐसा होता है कि आपने हील्स कैरी की हैं या हील्स नहीं भी पहनी, नॉर्मल अगर हील भी है, कहीं किसी इवेंट पे आपका पाँव मुड़ गया है, तो फौरी तौर पर फर्स्ट ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब आप भी बता दीजिएगा, फिर मैं तहमीना से पूछूंगी क्या करना चाहिए आपको।
मैं समझता हूँ जी, अगर मतलब हील के साथ अगर पाँव मुड़ गया एक, तो पहले तो वो हील उतारो खैर से, और मतलब वैसे एक सिंपल अगर पाँव मुड़ गया, मोस्टली इट इज़ द कॉमन, वो हमारे साथ स्प्रेन जिसको कहते हैं कि पट्टे खा के चाओ, ये एलिमेंट आ जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई पेन मैनेजमेंट की खातिर गोली वोली कुछ खा लीजिएगा। पाँव के अगर टकोर कर सकते हैं वो कर लें, हल्की फुल्की क्रीमें मिलती हैं जो मसाज करने के लिए वो करके, और क्रेप बैंडेज मिनिमम, वहाँ पे क्रेप बैंडेज नॉर्मली लोग जोर से पट्टी बांध देते हैं, पट्टी वही वाली कहते हैं मैटर करती है कि पट्टी, जो गर्म पट्टी जिसको हम कहते हैं ना, दैट इज द क्रेप बैंडेज, तो वो बैंडेज लगा लेनी चाहिए और अपने किसी भी मुआलिज को जरूर दिखाएं, बिकॉज नेवर गो फॉर द सेल्फ ट्रीटमेंट। और होता यही है 4-6 दिन के बाद पता चला कि जी ये सिंपल स्प्रेन नहीं था, इसके अंदर तो पट्टे भी टूटे थे या फ्रैक्चर था, एंड इट हैपेंस माइंडेड कि अगर पाँव आपका मुड़ा है और उसके साथ हो सकता है कि हड्डी का भी फ्रैक्चर हो जाए, सो वो पाँव मुड़ना जो है सिंपल मुड़ना नहीं है, दिस ऑल इज एन एंगल, कि वो एंगल जाके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है और हड्डी को वो तोड़ भी सकता है। तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि मुआलिज फैसला करे कि कोई एक्सरे की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, कोई प्लस्तर लगाने की ज़रूरत है नहीं, या सिर्फ पट्टी के साथ उसने ठीक, लेकिन एज फॉर एज एन एमरजेंसी इज कंसर्न, उसके साथ फॉर अगर पट्टी बांध लें तो आप क्या रिकमेंड करें? राइस प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। राइस में आर फॉर रेस्ट, आप फॉरन पेशेंट को कहते हैं कि अब आपने पाँव मूव नहीं करना। आई फॉर आइसिंग, स्टार्ट 48 आवर्स, जब आपको चोट लगी है तो ऑलरेडी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, अगर आप वहाँ पे टिकोर करेंगी, गर्माहिश देंगी तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी। बेटर इज़ टू यूज़ आइस ऑन दैट प्लेस, कि आप वहाँ पे आइसिंग करें। देन सी फॉर कंप्रेशन, डॉक्टर साहब ने मेंशन किया, बैंडेज कर लें, कंप्रेस कर दें उस जगह को। एंड ई फॉर एलिवेशन, एलिवेशन से मुराद है कि आप वो हिस्सा पाँव का थोड़ा सा एलिवेट कर दें। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर फुट बट फॉर द होल बॉडी, ताकि उस जगह पे सर्कुलेशन इस तरह से मेंटेन हो कि उधर स्वेलिंग ना हो। वही बात कि अगर पाँव लटका रहेगा, ऑलरेडी वहाँ के जो लिगामेंट्स हैं वो टियर हो गए हैं या उन पे स्ट्रेस आए, तो और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठे होंगे, तो उसको आप एलिवेट कर देंगे तो चीज़ बेहतर हो जाएगी। सेकंड, आपके प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर कि स्पोर्ट्समैन को कैसे शूज़ पहनने चाहिए, रिसर्चेस कहती हैं कि हाई कॉलर शूज़ आर रिकमेंडेड फॉर स्पोर्ट्समैन। क्यों? क्योंकि वो दोनों तरफ से आपके एंकल को कवर करते हैं। ठीक है, इस इन सच अ वे कि अगर आपका पाँव मुड़ता भी है ना तो आपके लिगामेंट्स पे स्ट्रेच नहीं आता, यानी आपको स्प्रेन होने के चांसेस ऑलमोस्ट 80% तक रिड्यूस हो जाते हैं जब आप हाई कॉलर शूज़ यूज़ करते हैं। और बाकी एक चीज़ ये हाई हील से मुतल्लिक कि आपके जो फुट जॉइंट्स पे प्रेशर आ रहा होता है विद 1 इंच ऑफ सोल, वो आ रहा होता है ओनली 10 to 15%, लेकिन जब आप हाई हील्स यूज़ करते हैं वो 10 to 15 से बढ़ के 50 to 60% हो जाता है, जो फिर फुट पेन कॉज करता है। ठीक है, तो एज अ कंक्लूजन मैं यही मेंशन करूँगी कि एक अपना फुटवेयर बेहतर करें और दूसरा टाइमली रेस्ट भी करें। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा जूता पहन रहे हैं लेकिन आप रेस्ट नहीं करें तो वो कोई मायने नहीं रखता, रेस्ट ज़रूर करें। और फिर से वही बात कि किसी भी चीज़ को रूटीन में मत लाएं। हाई हील्स, फ्लैट फुट, पॉइंटेड शूज़ आपको तब नुकसान देंगे। मुसलसल अगर एक ही शेप में आप रहेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। सेकेंडली, अगर मुसलसल आपको पाँव में दर्द हो रही है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बहुत पहले मेंशन किया था, असल रीज़न जानने की कोशिश करें। अगर आप बर वक्त डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहेंगे आपको एक बार फिर से शो में। और हमने कोशिश की कि छोटे छोटे इश्यूज़ जो रोज़ाना की बुनियाद पर आपको रहते हैं उनका हल हम निकालें। हमारे सेगमेंट्स भी कुछ इसी तरह के होते हैं कि आपकी रूटीन लाइफ को हम आसान बना देते हैं। तो आज के भाव शामिल करते हैं, बताते हैं आपको आज के रेट लिस्ट। हसनैन की तरफ चलेंगे, मार्केट में मौजूद हैं। जी हसनैन, रेट बताइए आज के क्या हैं? सब्जी मंडी में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो वो आसमान से बातें कर रही हैं और जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू है। अगर बात की जाए प्राइस कंट्रोल कमेटियों की तो वो गैर फाल नज़र आती हैं। जो सरकारी नरखनामे हैं और ओपन मार्केट में फ़रोख्त होने वाली जो सब्जियां हैं उनमें तजाद देखा गया है और इस वजह से जो गरीब आवाम है वो परेशान हाल नज़र आती है कि कहीं भी बाज़ार में चेक एंड बैलेंस नहीं रहा। अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो जो मुतअद्दिद सब्जियाँ हैं वो सेंचुरी और डबल सेंचुरी भी मुकम्मल कर चुकी हैं। कुछ रेट्स की बात कर ली जाए तो अगर बात करें लहसुन चाइना की सरकारी कीमत 310 है, ओपन मार्केट में वो 350 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक थाईलैंड 190 रुपये सरकारी रेट है, 240 रुपये में ओपन मार्केट में वो फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च 73 रुपये सरकारी कीमत है, 100 रुपये फ़ी किलो में बाज़ार में फ़रोख्त हो रही है। प्याज सरकारी नर्ख जो है 61 रुपये हैं, ओपन मार्केट में 70 और 80 रुपये फ़ी किलो के दरमियान में वो फ़रोख्त हो रहे हैं। टमाटर जो है दर्जा अव्वल 78 रुपये सरकारी नर्ख हैं, ओपन मार्केट में 80 से 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह जो लीमू है उनकी जो कीमत है वो मुसलसल तेज़ देखी जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं
ले रही। जो सरकारी नर हैं 580 रुपये, ओपन मार्केट में वो 800 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह जो अरवी है 104 रुपये सरकारी नर्ख है, ओपन मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। फलियाँ ब्रिक जो है सरकारी कीमत 114 रुपये है, ओपन मार्केट में 110-120 के दरमियान वो फ़रोख्त हो रही हैं। इसी तरह जो मटर हैं जी सरकारी कीमत 177 रुपये है, ओपन मार्केट में 200 से लेके 250 रुपये फ़ी किलो तक वो फ़रोख्त हो रहे हैं। और अगर यहाँ पर भिंडी की बात की जाए तो सरकारी नर्ख जी 78 रुपये हैं, ओपन मार्केट में 100 और 120 रुपये फ़ी किलो के दरमियान वो। ठीक है जी, थैंक यू हसनैन। अब आ जाते हैं मीट रेट्स क्या हैं। जैनत शॉप के रेट हैं बीफ पर के जी अगर आप जाएंगे 749 रुपीज़, 749 रुपये किलो। बीफ मिन्स आपको मिलेगा 935 रुपये किलो। इसके बाद मटन पर के जी है 1793, तकरीबन 1800, और मटन मिन्स 1898 यानी 1900 रुपये। चिकन के रेट क्या है? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 276, इसका बना हुआ गोश्त पूरे 400 रुपये किलो। तो ये थी हमारी आज की रेट लिस्ट जो कि कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी कंप्लीट हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।